अनाहिता ऑफिस जाते हुए अपना बचपन याद करती जा रही थी। धन्नो के साथ उसने इन गलियों में इतनी यादें बनाई थीं कि कल से चल रही झंझावत वो कुछ देर के लिए भूल ही गई। घर से निकलते ही वो खूबसूरत से फाउंटेन के गोल चक्कर लगाना हो या पापा के साथ रात में चुपचाप घर से निकलकर आगे वाले आइसक्रीम पार्लर में रात को आइसक्रीम खाना हो, वो और नैन अक्सर घर से गुपचुप निकल जाया करते थे। नैन हमेशा उसके पीछे बैठता। अनाहिता उसे कहती, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, तू चला ले। पर वो कहता, तेरी धन्नो ना तेरे साथ ही सूट करती है। मैं तो ना पैंथर लाऊंगा, तब मैं आगे बैठूंगा और तुझे पीछे घुमाऊंगा। पर उसका वो सपना भी कहाँ पूरा हो पाया। ताऊजी के हिसाब से 4 व्हीलर होते हुए 2 व्हीलर खरीदना शान के खिलाफ था। मेरी धन्नो से भी तो वो कितना चिढ़ते थे। उसके बाद ऑफिस पहुंचने तक वो नैन के बारे में ही सोचती रही। शुरू से ही एक साथ पढ़ने की वजह से वो बेस्ट फ्रेंड्स रहे। ना उसे कभी दूसरे दोस्त की ज़रूरत पड़ी और ना ही नैन को। आज लगता है कि उनकी दोस्ती भी बिखर ही गई है। कल रात से नैन दिखा ही नहीं है। कहाँ गायब हो गया है वो? मुझे उससे बात करनी चाहिए या नहीं? अपने अंतर्द्वंद से जूझती वो ऑफिस पहुंच गई। बाहर चपरासी से लेकर अंदर काम कर रहा पूरा स्टाफ नया था। पापा को गए अभी साल ही हुआ है। इतने कम समय में पूरा स्टाफ बदल जाना कोई मामूली बात नहीं है। वो 2-3 घंटे वहाँ हाथ पैर मारती रही, पर ना तो उसे कोई जानकारी मिली और ना ही कोई काम करने दिया गया। निराश होकर घर वापस चल दी तो मेन रोड पर जाम लगा हुआ था। ऑफिस से घर तक जाने के लिए एक शॉर्टकट उसे पता था। उसने स्कूटी उसी रास्ते पर मोड़ दी। बंद पड़ी फैक्ट्री और कुछ इक्का दुक्का मोटर गैराज वहाँ चल रही थी। उसे बहुत घबराहट महसूस होने लगी। उसने धन्नो की स्पीड बढ़ाई और तेज़ी से घर की तरफ मोड़ दी। ची ची आह आह, सड़क पर पड़े किसी तार से उलझकर स्कूटी अनियंत्रित हो गई। कुछ पलों में ही अनाहिता जमीन पर एक तरफ थी और स्कूटी दूसरी तरफ। उसने उठकर कपड़े झाड़े और स्कूटी उठाने लगी। तब तक उसने कुछ मास्क पहने लड़कों को अपनी तरफ आते देखा। खतरा भांपते ही उसके दिमाग में हथौड़े बजने लगे। यहाँ मदद की उम्मीद करना बेकार था। इस सुनसान और प्रतिबंधित रास्ते पर कोई नहीं आता था। वो गैराज, उसने पूरी ताकत से पीछे दिखी एक मोटर गैराज की तरफ भागना शुरू कर दिया। उसको भागते देख वो लड़के भी उसके पीछे भागने लगे। अनाहिता के पैर और कंधे पर चोट थी, पर रुकना उसके लिए जानलेवा था। अनवरत बहते आंसुओं से धुंधलाती उसकी आंखों से भी वो बस उस मोटर गैराज की तरफ पूरी शक्ति से भाग रही थी। उसे नहीं पता था कि वहाँ कोई मदद मिलेगी भी या नहीं, पर उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं था। एंजल, माय एंजल। बाहर हो रही हलचल सुनकर गैराज से निकल आए सूरज का अनाहिता को देखकर पहला रिएक्शन यही था। अनाहिता पूरी ताकत से सूरज की तरफ आई और रोते हुए बोलने लगी, प्लीज़ हेल्प। वो कुछ मास्कमैन मेरे मेरे अनाहिता बेहोश हो गई। अनाहिता ज़मीन पर गिरती उससे पहले ही सूरज उसे अपनी बाहों के घेरे में कस चुका था। कबीर, ध्रुव, मैरी। सूरज की आवाज़ सुनते ही उसके तीनों दोस्त बाहर थे। कबीर, सूरज और ध्रुव सूरज के बेस्ट फ्रेंड हैं और मैरी ध्रुव की पत्नी है। जल्द ही मास्कमैन भाग चुके थे। जब तक कबीर और ध्रुव ने उन गुंडों को धूल चटाई, सूरज और मैरी अनाहिता को गैराज के अंदर ले जा चुके थे। मैरी, बीपी और शुगर चेक करते हैं। इसको लो बीपी और शुगर फ्लैक्चुएशन का इश्यू है। तुम दोनों मशीन लेकर आ जाओ जरा। सूरज बोल मैरी से रहा था, पर उसकी आंखें अनाहिता का चेहरा छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। मैरी के जाते ही सूरज अनाहिता के गाल सहलाने लगा। माय एंजल आज भी उतनी ही मासूम लगती है जितनी स्कूल में लगा करती थी। वही मछली जैसी कटीली आंखें, वही बटन जैसी छोटी सी नाक और वही चेरी जैसे रसीले होठ। पर इन आँखों की वो चमक, इन नाजुक गालों की वो लुनाई कहीं खो गई लग रही है। एंजल जी कर रहा है तुम ऐसे ही मेरी गोद में सिर रखकर लेटी रहो और मैं तुम्हें निहारता ही रहूं। पर मेरी चाहत हमेशा की तरह आज भी अधूरी ही रहने वाली है, क्योंकि तुम्हारा होश में आना भी तो ज़रूरी है। अगर तेरा रोमांस हो गया हो तो इस बेचारी को होश में लाने की कोशिश शुरू करें हम। कबीर की आवाज़ सूरज को किसी अलार्म जैसी लगी। वो झट अनाहिता को छोड़कर खड़ा हो गया। मैरी ने उसके मुंह पर पानी के छींटे मारे और वो होश में आ गई। आप ठीक तो हो ना? मैरी ने प्यार से पूछा। जी हाँ। वो होश में आते ही अनाहिता को याद आया कि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए थे। वो अपने सामने 3 अनजान लड़कों को देखकर मैरी से चिपक गई। उसके चेहरे के भाव पढ़कर कबीर हंसते हुए बोला, हे डोंट वरी, आप सेफ हैं मैडम। मैंने और ध्रुव ने सारे गुंडों को मार भगाया। सूरज ने उसे पीछे से मुक्का मारा तो वो खांसते हुए फिर बोला, मेरा मतलब परम मतलब सूरज बाबा ने सारे बदमाशों को मार भगाया और हम सबकी जान बचा ली। अब अनाहिता का ध्यान साथ खड़े सूरज पर गया। अरे हाँ, यही बंदा तो आया था गैराज से बाहर। क्या मैं उसी गैराज के अंदर हूँ?
ये लोग कौन हैं? बातों और हाव भाव से ये लोग मैकेनिक तो नहीं लगते। फिर गैराज में क्यों रहते हैं? इनकी गैराज में ये म्यूजिकल सामान क्यों रखा है? कौन हैं ये लोग? अनाहिता अभी ख्यालों में डूबी ही थी कि उन दोस्तों में बहस छिड़ गई। इसे अस्पताल ले चलते हैं, नहीं इसे कुछ खिलाती हूँ मैं जिससे वीकनेस दूर हो जाए। डॉक्टर को यहीं बुला लेते हैं, इसके घर फ़ोन कर देते हैं। नहीं, वो घर पे फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है। आई एम फाइन। एकदम से उन बदमाशों को देखकर मुझे पैनिक अटैक हुआ शायद। थैंक यू गाइस मुझे बचाने के लिए और उन गुंडों से निपटने के लिए। अब मुझे घर जाना चाहिए। मेरी धन्नो। अनाहिता को अब अपनी स्कूटी याद आई। धन्नो सेफ़ है और हम लोग उसे भी उठा लाए हैं, पर रिपेयर करना पड़ेगा, तो आप कल सुबह उसे यहाँ से ले जा सकते हो। अभी तक चुप खड़ा ध्रुव फ़ौरन बोला, इन्हें कैसे पता चला कि धन्नो मेरी स्कूटी है? ओहो, मैंने खुद ही तो उस पर नाम लिखा हुआ है। अनाहिता खुद से ही बातें कर रही थी। चारों बच गए बुदबुदाते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। सूरज ने अनाहिता को अकेले घर भेजने से इनकार कर दिया तो कबीर ने उसे घर पहुंचाने की जिम्मेदारी फ़ौरन अपने ऊपर ले ली। अनाहिता को गेट तक छोड़कर कबीर तेज कदमों से वापस चल दिया और एक सुनसान जगह पर पहुंचकर उसने अपनी जेब से महंगा फ़ोन निकाला और एक इंटरनेशनल नंबर मिलाकर बात करने लगा। उनका पहला एनकाउंटर हो गया, बधाई हो। कबीर की मुस्कान इस बात का संकेत थी कि यह बहुत गहरी साजिश थी जो अनाहिता के इर्द गिर्द बुनी जा रही थी। अनाहिता इन सभी बातों से अनजान इस गैराज गैंग का दिल से शुक्रिया अदा कर रही थी और पापा की तस्वीर निहार रही थी। अनाहिता सुबह से हो रही घटनाओं को आपस में जोड़ती घर में घुसी ही थी कि ताई जी के कर्कश स्वर ने उसके पैरों की रफ्तार रसोई की तरफ बढ़ा दी। रहने दे नीलम, अनाहिता और तुम मिलकर जो मकान पर कब्जा करने की सोच रहे हो ना, मैं बखूबी समझती हूँ। नंदू भाई साहब होते तो ये अनर्थ कभी ना होने देते। वो तो मेरे बच्चों को अपनी बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे। शोभा जी ने नीलम जी के कमरा बदल लेने को लेकर बखेड़ा खड़ा कर दिया था। प्यार तो आप और भाई साहब भी बहुत करते थे ना अपनी अन्नू से। फिर आप दोनों के प्यार पर किसकी काली नज़र पड़ गई भाभी जी? नीलम जी कनखियों से तारा की तरफ देखती बोली, चाची जी जिस अन्नू पर आप इतना इतरा रही हो ना, और आज पलटकर हमें चार सुना रही हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो अन्नू किसी भी दिन गायब ही हो जाए, जो वो घर से काम पर निकले तो लौट कर ही ना आए। तारा ने कुटिल मुस्कान छिपाते हुए नीलम जी को धमकाया। मैं कहीं नहीं जा रही तारा, मैं रहूँगी हमेशा अपनी माँ के साथ चट्टान की तरह। फिक्र तो अब तुम्हें करनी होगी क्योंकि मैं वापस आ चुकी हूँ, कभी भी न जाने के लिए। अनाहिता की आवाज़ सुनकर तारा के चेहरे का रंग उड़ गया। ये देखो जरा, बित्ते भर की लड़की हम सबको आंख दिखाती है। सुनते हो आकाश के पापा? आकाश, तारा कह दो इसे, मैं तो इसकी शक्ल भी ना देखूंगी अपने घर में। शोभा जी का ड्रामा चालू हो गया। अनाहिता ने नीलम जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपने कमरे में ले आई। नीलम जी का रो रो कर बुरा हाल था, पर अनाहिता वो बहुत कुछ समझ पा रही थी। उसने बहुत गंभीरता से नीलम जी को चुप कराते हुए कहा, माँ अब और रोना धोना नहीं। वी टू आर फैमिली नाउ। आपको भी स्ट्रॉन्ग बनना होगा। आपको मुझे भी वैसे ही सपोर्ट करना होगा जैसे आप गुपचुप तरीके से पापा को सपोर्ट करती रहीं। आज फैक्ट्री और ऑफिस जाना बेकार रहा माँ। सारा स्टाफ चेंज हो चुका है। पापा का एक भी वफादार अब काम पर नहीं है माँ। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से काम शुरू करूँ। नीलम जी सच जानकर हैरान रह गईं। फिर जैसे उन्हें कुछ याद आया, सुन, वो आर के अंकल याद हैं तुझे? उनका एक बार मेरे पास फ़ोन आया था। उन्होंने कहा था कि तेरे इंडिया आने के बाद वो तुझसे मिलना चाहते हैं। नीलम जी ने आर के जी का नंबर अपने फ़ोन से ढूंढ निकाला और अनाहिता ने फ़ौरन उनसे बात करके अगले दिन मिलने का प्रोग्राम सेट कर लिया। फिर गहरी सांस छोड़ते हुए उसने खाना ऑनलाइन ऑर्डर किया क्योंकि अब उसका ये डुप्लेक्स रूम ही माँ बेटी का अपना आसियाँ था। इस कमरे पर तारा की नज़र पहले दिन से ही थी। इसकी बालकनी भी सीधा स्विमिंग पूल के पास जाकर खुलती है। यह कमरा नंद किशोर जी ने अपनी अनाहिता के लिए खुद डिज़ाइन किया था। बालकनी का व्यू कुछ ऐसा है। खाना खाकर नीलम जी को अनाहिता ने अपने पास ही सुला लिया। चाहकर भी अनाहिता की आंखों में नींद नहीं थी। वो आज सुबह से चल रहे हर वाक्य को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रही थी। जहाँ ताऊ जी के आगे आज भी ताई जी की जुबान खोलने की इजाज़त नहीं थी, वहाँ हर बात में तारा का इतना बढ़ चढ़कर बोलना और उसके हर फैसले पर ताऊ जी की मौन स्वीकृति उसे कचोट रही थी। फिर स्टाफ का बदले जाना और उसके ऑफिस से निकलते ही मेन रोड पर लगा जाम। अब उसे समझ आ रहा था कि वो जाम जानबूझकर लगाया गया था, जिससे वो शॉर्टकट ले और वो मास्कमैन उस पर हमला कर सके। अगर वो गैराज गाइज नहीं होते तो? परिणाम सोचकर ही उसकी रूह कांप गई। एकाएक उसके जहन में एक सूरज का चेहरा कौंध गया। बहुत देखा देखा लगा वो उसे। पहली ही नज़र में कोई अपना सा महसूस हुआ था उसे। तभी तो पीछे खतरा भांप कर भी वो सूरज की बाहों में गिर पड़ी थी। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि अब तुझे कुछ नहीं होगा।
ये है ना सोना मुंडा, ये सब संभाल लेगा। सोना मुंडा? सीरियसली? अनाहिता, तेरे दिमाग पर आज हुई बातों का कुछ गहरा ही असर हुआ है, तभी तो इन हालातों में भी तुझे मुंडे को ताड़ने की फुर्सत मिल गई। अपने ही विचारों में अनाहिता शर्म से दोहरी हो गई। थैंक गॉड माँ सो गई हैं, वरना मुझे ऐसे शर्माते देखकर वो मुझे छेड़ने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। सूरज के ख्यालों में डूबे डूबे ही वो कब नींद के आगोश में समा गई, उसे खुद पता नहीं चला। अगली सुबह नीलम जी ने पोहा और चाय वहीं रूम में ही तैयार रखे हुए थे। अनाहिता उठी तो नाश्ता टेबल पर देखकर हैरान रह गई। माँ, आपने नाश्ते का अरेंजमेंट कैसे किया? हम तो आज शाम को राशन लेने जाने वाले थे ना, और कुकिंग के लिए एसेंशियल सामान भी तो हमारे पास नहीं है। वो अनु, वो धरा धरा पूल साइड से आई थी और बहुत जिद करके नाश्ता दे गई। माँ अनाहिता के गुस्से से डर रही थी। माँ रिलैक्स, मुझे धरा भाभी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझसे सबको इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है। माँ ने अनाहिता को ढांढस बताया और दोनों ने साथ में नाश्ता कर लिया। घर के भीतर से निकलने का अनाहिता का मन नहीं हुआ, इसलिए वो पूल साइड से होकर ही आर के अंकल से मिलने चल दी। आर के अंकल ने उसे जिस कैफ़े में मिलने बुलाया था वो उस कैफ़े में पहले आ चुकी थी। पापा को यहाँ का प्लम केक और कैपुचिनो बहुत पसंद था। उसने भी वहीं दोनों चीज़ें ऑर्डर की और आर के अंकल का इंतज़ार करने लगी। अंकल आए तो उसे 1 मिनट नहीं लगा उन्हें पहचानने में। वही भीनी सी मुस्कान, वही स्मार्ट सी कैप और वही मस्तानी चाल। अंकल ने आते ही उसे गले लगा लिया। बेटा, आज तुझे देखकर ऐसा लग रहा है कि एन के सर सामने खड़े हों। महीनों बाद काम करने का जज्बा जागा है मुझ में आज। गिन्नी भी आज मेरी चुस्ती फुर्ती देखकर हैरान थी, वरना मेहंदी रत्ता कंपनी छोड़ने के बाद से मेरी तो सुबह ही 12 बजे के बाद ही होती थी। ओह दैट्स कूल। कैसी हैं गिन्नी आंटी? और आपने कंपनी क्यों छोड़ी अंकल? आपने ही क्या, पापा का पूरा स्टाफ वहाँ से गायब है। ऐसा क्या हुआ मेरे जाने के बाद कि सब कुछ इतना बदल गया? अनाहिता अभी तक सच का सिरा खोज रही थी। बेटा, शुरुआत तो मेरे बाहर हो जाने से ही हुई थी एन के सर की बगावत की। आर के जी ने गहरी सांस भरकर कहा। बगावत? पापा ने बगावत की थी? पर क्यों? और मम्मी को कुछ भी क्यों नहीं पता इस बारे में? पापा तो सभी छोटे बड़े डिसीजन मम्मी से बात करके ही लिया करते थे। अनाहिता इस नई कहानी को सुनकर हैरान रह गई थी। बेटा, सबसे पहले आकाश ने मेरे साथ जालसाजी करके मुझे ऑफिस से निकाल दिया। ये वाक़या तुम्हारे लंदन जाने के फ़ौरन बाद का है। मुझे निकालने के पीछे का सिर्फ एक कारण था कि मैंने एन के सर के खिलाफ जाने से इनकार कर दिया था। जल्द ही एन के सर सच जान गए। तब उन्होंने कंपनी की बोर्ड मीटिंग में मेरी वापसी और एक सीट नीलम भाभी जी को देने की पेशकश कर दी, जिस बात से तुम्हारे ताऊ जी भी एकदम भड़क गए। ऑफिस में उस दिन भयंकर झगड़ा हुआ, पर बाद में नैन और समीर ने मिलकर दोनों भाइयों को शांत कराया। एन के सर ने उसी दिन कंपनी और सारी प्रॉपर्टी से अपना हिस्सा मांग लिया, और उनकी मांग सुनते ही बी के सर के सुर बदल गए। वो एन के सर को मनाते हुए बोले, अरे नंद किशोर, मैं तुझे तेरा हक देने से मना थोड़े ना कर रहा हूँ। बस अनाहिता बिटिया के आने का इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि उसका इस अहम मौके पर होना बनता है। एन के सर उनकी बातों में आ गए और फिर से काम में लग गए, पर आकाश और बी के सर ने महीने भर में ही एन के सर की भरोसेमंद पूरी टीम ऑफिस से बाहर कर दी। तब एन के सर उनकी साजिश को समझते हुए अपनी अलग कंपनी शुरू करने की तैयारी में जुट गए। कोरोना के आ जाने से वो काम पूरा तो नहीं कर, पर ढांचा लगभग तैयार है नई फर्म का, पेपर का। वो पेपर्स कहाँ हैं अंकल? अनाहिता के स्वर में कंपन था। आर के, मल्होत्रा साहब ने तुमसे उनके बारे में जिक्र नहीं किया अभी तक? अनाहिता अचकचा गई। मल्होत्रा अंकल से मिली नहीं हूँ मैं अब तक। आर के, बेटा, तुम्हें सबसे पहले मल्होत्रा साहब से ही मिलना चाहिए। एन के सर के बाद वही तो हम सभी को घर बैठे सैलरी पहुँचा रहे हैं। क्या? आप सभी को तब से घर बैठे सैलरी मिल रही है, और वो भी मल्होत्रा अंकल की तरफ से? ये सब चल क्या रहा है? अनाहिता तो एकदम कंफ्यूज हो गई। आर के ने उसे सबसे पहले मल्होत्रा जी से मिलने की सलाह दी, और अनाहिता के कदम मल्होत्रा मैंसन की तरफ बढ़ गए। उफ, ये मल्होत्रा अंकल से मिलना ज़रूरी है क्या? कहीं पापा ने किसी फिल्मी स्टोरी की तरह मेरा रिश्ता मल्होत्रा अंकल के बेटे से तय तो नहीं कर दिया है? पता लगे कि अंकल बोलें, पहले शादी करो, फिर तुम्हें अपने पापा की वसीयत मिलेगी। डरती सहमती अनाहिता मल्होत्रा मैंसन पहुंच गई। हेलो बेटा, बैठो। इंडिया कब आई तुम? मैं तो कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था। आओ बैठो। ये देखो एन के बनाए हुए पेपर्स और बिजनेस आइडिया। राम मल्होत्रा जी ने अनाहिता को देखते ही 3-4 फाइलें उसके आगे रख दी। अनाहिता फाइल खोलते हुए ऐसे कांप रही थी जैसे अंदर से बम फटेगा। उसकी हालत देखकर राम जी हंसने लगे। इतना भी क्या घबराना बेटा, फाइल्स हैं, एटम बम नहीं।
राम जी की बात सुनकर अनायता के मुंह से निकल गया, डर रही हूँ कहीं फाइल्स में शादी का फरमान ना हो। ताऊ जी कह रहे थे कि पापा की आखिरी इच्छा मेरी शादी की थी, और वो भी आपके बेटे से। अरे वो खोतेदा पुत्र क्या शादी करेगा तेरे से, उसे तो मैंने अपने घर से ही बाहर निकाल दिया है। राम अंकल बड़ी ठसक से बोले। क्या? अनाहिता का तो सिर घूमने लगा। एक के बाद एक सरप्राइज़ मिले जा रहे थे। ये भी तो बताइए कि क्यों निकाला है। वो बेचारा इनकी बोरिंग बिजनेस से मैं खुश नहीं था, उसे म्यूजिक में नाम कमाना था। सिर्फ इसलिए मेरे परम को इन्होंने घर से बाहर निकाल दिया। राम मल्होत्रा जी की पत्नी गौतमी मल्होत्रा नाश्ता रखते हुए बोली। सुबह से गैराज के बाहर टकटकी लगाए बैठा था सूरज। हर आहट पर लगता अनाहिता होगी, पर फिर निराश होकर बाकी गाड़ियां संभालने में लग जाता। उसकी ये हालत देखकर कबीर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। क्या गाना गाने में लगा है कबीर। चल मुझे टूल्स पकड़ा, इस गाड़ी को 2 बजे तक सही करके देना भी है। सूरज ने स्पीड बढ़ाते हुए बोला। कबीर मासूम बनते हुए। कहते तो सब हैं जल्दी चाहिए, पर लेने कौन आता है। अब ये धन्नों को ही ले लो। रात भर जाकर तूने इसे रिपेयर किया, क्योंकि मैडम सुबह आने का बोल गई थी, पर 12 बजने आए, अभी तक दर्शन नहीं दिए। वही तो, सूरज ने आह भरी, फिर संभल कर बोला। मेरा मतलब, मुझे चिंता हो रही है, वो ठीक तो होगी ना। मतलब तू उसे घर के अंदर तक छोड़ के आया था ना, कहीं उस पर फिर से हमला तो नहीं। सूरज कबीर के बजाय खुद से ही बातें कर रहा था, और कबीर उससे इंटरनेशनल नंबर पर गुपचुप वीडियो कॉल लगाकर सूरज की हालत पर खिलखिला रहा था। भाई तो पक्का मजनू बन गया है कबीर। दूसरी तरफ से मुक्ति खिलखिलाई। मुक्ति अमेरिका में रहकर ग्रेजुएशन कर रही है और सूरज की सगी बहन है। कबीर मुक्ति से प्यार करता है, पर सूरज के गुस्से से डरता है। अब अनाहिता के लिए सूरज के दिल में प्यार देखकर उसे लग रहा है कि सूरज उसके प्यार को भी समझेगा। बस इसी उम्मीद में वो दोनों सूरज की लव स्टोरी बढ़ाना चाह रहे थे। कबीर, सूरज जोर से चिल्लाया तो कबीर ने कॉल काट दी और सैल्यूट मारते हुए बोला। यस बॉस। मुझे लगता है कि तुझे एक बार मैडम के घर जाकर चेक करना चाहिए यार। वो कल उधर उस पर हमला हुआ था, आज भी वो सुरक्षित है या नहीं, ये जानना हमारा फ़र्ज है ना। सूरज कबीर को अनाहिता के घर जाने की कहने लगा। कबीर, देख भाई तू खुद चला जा, मैं ना इस गाड़ी को बनाकर तैयार कर देता हूँ, क्योंकि ध्रुव और मैरी डॉक्टर के पास गए हुए हैं। कबीर की बात सुनकर सूरज खुद ही स्कूटी यानी धन्नो को पहुँचाने चल दिया। मेहंदी रत्ता हाउस पहुंचकर उसने दर्शन काका को स्कूटी देनी चाहिए तो उन्होंने एक तरफ पार्क करवा दी और पूल एरिया की तरफ इशारा करके बोले। बचवा, चाबी उधर मैडम जी को दे आवो, हम जावेंगे तो बड़ी मालकिन शक करेंगी। सूरज को अटपटा लगा, पर वो सकचाते सीढ़ी चढ़कर दरवाज़ा बजाने लगा। दरवाज़ा खोलते ही नीलम जी चौंक गईं। अरे परम बेटा तुम। परम को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि नीलम जी उसे पहचानती होंगी। सूरज ही राम मल्होत्रा जी का बेटा परम मल्होत्रा है, और नंद किशोर जी की पहली पसंद भी। नंद किशोर जी ने एक दिन नीलम जी को परम का फ़ोटो दिखाते हुए कहा था, नीलम, मेरी इच्छा है कि अनायता इंडिया आकर एक बार परम से ज़रूर मिले। वो जिस तरह से अपने पैशन और प्रोफेशन के बीच बैलेंस कर रहा है ना, काबिले तारीफ़ है। अच्छा, पैशन फॉलो कर रहा है ये तो बड़ी अच्छी बात है नंद, पर वो दोनों नाव पर एक साथ कैसे सवारी करेगा। आगे चलकर उसे किसी एक को चुनना ही पड़ेगा, तब फिर क्या होगा। नीलम जी ने भी फ़ोटो देखकर उत्सुकता जताई थी। फिर क्या, फिर तो मेरी अनाहिता अपने दोनों बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएगी, और हमारा और अपने ससुराल का दोनों का नाम रोशन करेगी। नंद किशोर जी भावुक होकर बोले थे। बड़ा गर्व है अपनी लाडली पर ना। हाँ भाई, तुम्हारी बेटी है, कुछ तो बड़ा करेगी ही। नीलम जी ने हंसते हुए कहा तो नंद किशोर जी तपाक से बोले थे। नहीं, वो नाम कमाएगी, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है, वो अपना आसमां खुद चुनेगी। नीलम, वो बहुत ऊंची जाएगी, ये ऐसा मेरा विश्वास है। ब्रजकिशोर जी के दकियानुसी विचारों के आगे भले ही नंद किशोर जी कभी खुलकर नीलम को सपोर्ट नहीं कर पाए, पर वो नीलम की व्यापारिक सूझबूझ और मार्केट की समझ के कायल थे, और गुपचुप तरीके से उन्हें बिजनेस में शामिल भी रखते थे। सभी बड़े निर्णय वो नीलम से विचार विमर्श करके ही लिया करते थे। सूरज के लिए नाश्ता लगाते हुए नीलम जी नंद किशोर जी की याद में खो गईं। जल्द ही नाश्ता मेज पर था। बातें करते हुए परम को पता चला कि अनाहिता कितने मुश्किल हालातों से गुजर रही है। उसने नीलम जी को भरोसा दिलाया कि वो अनाहिता का पूरा साथ देगा। इधर नीलम जी को भी परम से अनाहिता पर हुए हमले की जानकारी मिली, जिसे सुनकर वो बहुत परेशान हो गई। परम ने चलते हुए एक बार फिर नीलम जी को अनाहिता की सुरक्षा का भरोसा दिलाया और अपनी पहचान नीलम जी से छुपाने की विनती भी की। परम गैराज वापस लौटा तो फूलों और गुब्बारों से सजी गैराज देखकर हैरान रह गया।
सूरज अंदर पहुंचा तो पाया कि ध्रुव के मम्मी पापा अपने बेटे बहू को लेने आ गए हैं। दरअसल ध्रुव भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन रंधावा जी का बेटा है, पर विजातीय मैरी उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। बस इसी वजह से ध्रुव मैरी को लेकर सूरज की गैराज में ही रहता था। रंधावा जी ने जैसे ही सूरज को देखा, उसके मुंह में एक साथ 2 लड्डू घुसाते हुए बोले, लो भाई, तुम्हें तो डबल बधाई है। मैरी को बहन मानते हो ना, चाचा और मामा दोनों बनने वाले हो। रंधावा जी की बात सुनकर सूरज भी कबीर और ध्रुव के साथ नाचने लगा। मैरी को गले लगाकर बधाई दी और बोला, देख, अब से तू यहाँ कोई काम नहीं करेगी, हम तीनों अंदर बाहर सब संभाल लेंगे। तू बस अब आराम करेगी, समझी? मेरी बहू अब इस बूचड़खाने में नहीं रहेगी। ध्रुव, मैं नहीं चाहती कि हमारे परिवार का आने वाला बच्चा ऐसी जगह में रहकर ग्रो करे। तुम दोनों अभी के अभी हमारे साथ घर वापस चल रहे हो और हमें इस बारे में कोई बहस नहीं चाहिए। मिसेज रंधावा सूरज को झपटते हुए बोली। ओह माय गॉड, अभी तक कहाँ थी? ये हाइजीन की दुकान। कबीर बड़बड़ाया तो सूरज ने उसे चुप रहने का इशारा किया। श्योर आंटी, इस समय मैरी और ध्रुव को बहुत अच्छी और हेल्दी एनवायरनमेंट की ज़रूरत है, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर वो दोनों आपके साथ जाते हैं। थोड़ी देर में ही सूरज की गैराज से रौनक यानी कि मैरी चली गई। हालांकि ध्रुव को वहाँ से जाने के लिए सूरज ने ही तैयार किया, क्योंकि वो इस समय मैरी को दुनिया की सारी सुख सुविधाएं देना चाहता था, जो कि गैराज में संभव नहीं था। कबीर पूरे टाइम मुंह फुलाए रहा। जब अनायता अपनी धन्नो को लेने गैराज पहुंची तो धन्नो वहाँ नहीं थी। उसे लगा कि गैराज बॉयज़ ने उसे धोखा दिया है, तो वो आग बबूला होते हुए अंदर गर्दन लटकाए बैठे कबीर और सूरज पर बरस पड़ी। हाउ डेयर यू बोथ, कहाँ है वो? मुझे अभी के अभी वो वापस चाहिए। अनायता धन्नो के बारे में पूछ रही थी। चली गई वो, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं आएगी वो वापस, कबीर मैरी के लिए बोल रहा था। वाट? अनाहिता का दिल बैठ गया। वो उसे पापा ने दिलाई थी। ऐसे कैसे चली गई? कहाँ चली गई? अनाहिता चाहकर भी चीख नहीं पा रही थी। दिल के साथ उसकी आवाज़ भी बैठती जा रही थी। वहाँ जहाँ उसका असली घर है, जहाँ उसे यहाँ से ज़्यादा प्यार दुलार और केयर मिलेगी। कबीर मैरी की याद में बोल रहा था। सूरज खुद मैरी के साथ बिताए खूबसूरत पल याद कर रहा था। क्या अनाहिता परम की सच्चाई जान पाएगी? इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड्स, ये बिल्कुल फ्री है, आप फटाफट से सब्सक्राइब बटन को दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझसे ज़्यादा प्यार और केयर उसे कौन दे सकता है? अनाहिता ने अपने आप से पूछा। उसकी सास, वो प्रेग्नेंट है ना, और हमें प्रेग्नेंट्स की केयर का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। कबीर ने अनाहिता की तरफ देखकर फीकी मुस्कान दिखाई। किसने कहा वो प्रेग्नेंट है? अनाहिता शॉक्ड रह गई। डॉक्टर ने, सूरज ने जवाब दिया। पर स्कूटी प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? अब अनाहिता को गुस्सा आने लगा। मेरी स्कूटी नहीं है डियर, कबीर ने फिल्मी अंदाज में बोला। तो अनाहिता ने उसका कॉलर पकड़ लिया। मैं मैरी की नहीं, धन्नो की बात कर रही हूँ। अनाहिता की तेज़ आवाज़ से दोनों जैसे होश में आए। वो सॉरी एंजल, मतलब मैडम, इसे लगा कि आप मैरी के बारे में पूछ रही हैं। आपको धन्नो मतलब स्कूटी, उसे मैं आपके घर पहुँचाया आया था। वो आपने सुबह आने को बोला था, पर आप आई नहीं थी, तो मुझे हमें लगा कि घर पहुँचा देते हैं। सूरज के कॉन्फिडेंस का बैंड बज गया था। कबीर को सूरज की पतली हालत देखकर बहुत मज़ा आ रहा था, पर अनाहिता का तो सिर घूम गया। इतना सोना मुंडा है, पर जब मुंह खोलता है तो हकलाने लगता है। भगवान भी कभी कभी जुल्म कर देते हैं। खैर, स्कूटी तो घर पहुंची ही गई थी, तो अनाहिता रिपेयरिंग के पैसे चुकाए और खुद वापस जाने लगी। वो मैम, आपका इस वक्त अकेले घर जाना मुनासिब नहीं है। अगर आप सही समझें तो मैं आपको घर तक छोड़ दूँ। इस बार अपने आप को थोड़ा संभलकर सूरज ने एक बार में बात कही। डरी हुई तो अनाहिता भी थी, इसलिए बिना नानुकुर के सूरज के साथ घर की तरफ चल दी। सांझ की ठंडी बयार में सुनसान सड़क पर साथ चलते दोनों बहुत हिचकिचा रहे थे। सूरज बार बार कनखियों से अनाहिता को देखता और अपनी ही किस्मत पर इतरा रहा था। अनाहिता आज अपना सारा एटीट्यूड और ठसक भूलकर बहुत असहज हुए जा रही थी। कभी अपने बाल कान के पीछे करती तो कभी अपनी अंगूठी को घुमाने लगती। आज उसकी नज़रें सड़क से ऊपर उठ ही नहीं पा रही थीं। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब।
नुक्कड़ पर लगी चाय की टपरी पर रेडियो बज रहा था। सूरज का मन किया कि टपरी वाले के पोपले गाल चूम ले। यही गाना तो बज रहा था जब उसने अनाहिता को पहली बार स्कूल के कल्चरल इवेंट में देखा था। साड़ी पहने बिल्कुल परी लग रही थी उस दिन अनाहिता। तभी तो उसने उसका नाम एंजल रखा था। मन ही मन। वो सीनियर था शायद, इसीलिए अनाहिता ने कभी नोटिस ना किया हो। पर सूरज, वो हरदम अनाहिता पर नज़र रखता था। मजाल है स्कूल का कोई लड़का अनाहिता के आसपास भी फटक जाए। शायद अनाहिता के अलावा स्कूल के सभी बच्चे उसकी गुमनाम मोहब्बत के बारे में जानते थे। घर के फाटक पर पहुंचकर उसने गला साफ किया ही था गुड बाय करने के लिए कि बदहवासी धरा ने अनाहिता को फाटक के पास वाली झाड़ी में खींच लिया। आह! अनाहिता की चीख निकली थी। उससे पहले ही धरा ने उसके मुंह दबा दिया। भाभी, आप मुझे किडनैप करने वाली हो? अनाहिता को धरा का व्यवहार समझ नहीं आ रहा था। नहीं अनु, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। फाटक से लेकर घर के हर कोने में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। मुझे तुम तक पहुंचने का यही रास्ता समझ आया। सूरज ने अना को धरा के साथ कंफर्टेबल देखा तो हाथ बांधकर दोनों की बातें ध्यान से सुनने लगा। अनु, मुझे तारा की एक बात बहुत अटपटी लगती है। वो भले ही प्रेग्नेंट है पर अपने चेकअप के लिए वो अकेले ही जाती है। मम्मी जी और मैं और तो और नयन भाई खुद साथ जाना चाहते हैं पर वो एक सिरे से सबको नकार देती है। कहती है कि मैं सेल्फ डिपेंडेंट हूँ, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। और मैंने उसकी मेडिकल फाइल चेक की तो महीने में लाखों रुपए का पेमेंट हो रहा है पर कोई मेडिकल रिपोर्ट या रसीद उस फाइल में नहीं मिली। धरा ने अपने मोबाइल में खींचे फ़ोटोज़ अनाहिता को दिखाए तो अनाहिता पेमेंट की तारीखें और रकम देखकर हैरान रह गई। उसमें सबसे बड़े पेमेंट नंद किशोर जी के मौत के समय किए गए थे। नंद किशोर जी सिर्फ कुछ दिन ही वहाँ एडमिट रहे थे पर पेमेंट बाद तक जारी थी। तारा अभी हॉस्पिटल ही गई हुई है। मुझे लगता है कि उसके पीछे जाकर शायद तुम कुछ सच जान सको। अनाहिता ने धन्नो को बाहर निकाला और हॉस्पिटल जाने लगी तो सूरज फ़ौरन उसके पीछे बैठ गया। इस टाइम तुम्हारा वहाँ अकेले जाना सही नहीं है, मैं साथ चलता हूँ। सूरज ने जितने अधिकार से बात कहकर स्कूटी की सीट घेरी कि अनाहिता मना ही नहीं कर सकी। वैसे भी किसी गैराज मैकेनिक पर वो शायद इतनी जल्दी विश्वास नहीं करती पर मल्होत्रा अंकल के बेटे पर तो विश्वास कर ही सकती थी। आखिर वो नंद किशोर जी की आखिरी इच्छा जो थी। अनाहिता और परम जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। रिसेप्शनिस्ट से पूछने पर पता चला कि ओपीडी तो सभी डॉक्टर की ख़त्म हो चुकी है और विजिटिंग आवर भी। अब तो बस डॉक्टर और एडमिट पेशेंट ही हॉस्पिटल में मौजूद हैं। उन दोनों ने हर फ्लोर पर जाकर तारा को ढूंढना शुरू किया। मैटरनिटी वार्ड में तारा कहीं नहीं मिली। प्रेगनेंसी में इसके अलावा वो कहाँ हो सकती है, अनाहिता को समझ नहीं आ रहा था। तीसरी मंजिल पर तारा को ढूंढते हुए तारा और किसी आदमी के बहुत ज़ोर ज़ोर से बोलने की आवाज़ें आने लगीं तो परम और अनाहिता दबे पांव उसी तरफ जाकर छुप गए। तुम्हारा मुंह अब बहुत खुलता जा रहा है अनुपम। आज के बाद मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी देने वाली नहीं हूँ, तारा उस डॉक्टर पर चिल्ला रही थी। ओह कम ऑन तारा, यू नो आई डिज़र्व मोर। मैंने तुम्हारे लिए जो किया है उसका एहसान तुम्हें ज़िंदगी भर चुकाना होगा, अनुपम ठीठपने से बोल रहा था। तारा, अनुपम, आकाश भाई ने ये लास्ट पेमेंट भेजा है, इसके बाद मैं तुमसे मिलने कभी नहीं आऊँगी। चलो अभी ये बैग तो दे ही दो, बाकी जब ये पैसे ख़त्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें फिर याद कर लूँगा, अनुपम ने तारा से बैग लेते हुए कहा था। मैं आज के बाद कभी नहीं आऊँगी, यू गॉट इट। तारा गुस्से से पैर पटकती हुई वहाँ से निकल गई। तुम आओगी तारा मैडम, एक बार नहीं हर बार। तुम्हारी तिजोरी की चाबी जो है मेरे पास, ना उसके चक्कर में तुम हर बार आओगी। अनुपम ने एक फ़ोल्डर को चूमा और अपनी ड्रॉज में छुपा दिया। अपना सफ़ेद कोट उठाकर वो वहाँ से निकल गया। अनाहिता भागकर उसके केबिन में घुस गई। परम उसे रोकने की कोशिश करते हुए, क्या कर रही हो मतलब मैडम जी? सूरज, वो फ़ोल्डर मुझे चाहिए, अभी के अभी। अनाहिता ने सूरज को भी धक्का देकर अंदर कर लिया। दोनों ने ड्रॉज से उस फ़ोल्डर को निकाला और केबिन से बाहर निकलने लगे पर तब तक चपरासी केबिन बाहर से लॉक कर गया। ओह नो, हम फंस गए मैडम जी। मुझे मैडम जी कहना बंद करो और अपने पापा को फ़ोन लगाओ, अनाहिता ने सूरज को डांटते हुए कहा और ख़ुद फ़ोल्डर से निकलकर रिपोर्ट्स और पेपर चेक करने लगी। पापा? मेरे पापा? सूरज को समझ नहीं आया कि अनाहिता उसे किसे फ़ोन लगाने को बोल रही है। मिस्टर मल्होत्रा को फ़ोन लगाना है, मिस्टर परम मल्होत्रा। अनाहिता ने बिना आंखें उठाए पेपर्स पढ़ते हुए जवाब दिया तो सूरज हैरान रह गया। तुमने मुझे पहचान लिया? पर कैसे?
आज तुम्हारे घर गई थी मैं मिस्टर, और वहाँ की सारी दीवारों पर लगे तुम्हारे फ़ोटोज़ तुम्हारे परम मल्होत्रा होने की गवाही चीख-चीख कर दे रहे थे। अनायता ने आँखें मटकाते हुए कहा तो परम का दिल किया कि उसके गाल चूम ले। परम को किसी ख़्याल में खोया देखकर अनायता ने उसके सिर पर चपत जमा दी। लुक मिस्टर, हमारा यहाँ से निकलना बहुत ज़रूरी है, और मिस्टर मल्होत्रा ही हमें बिना किसी की नज़रों में आए यहाँ से निकाल सकते हैं। मुझे लगता है कि हमारे हाथ जैकपॉट। एकाएक अनाहिता के चेहरे का सारा रंग उड़ गया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पत्थर की तरह जड़ हो गई वो। आखिरी कागज़ देखकर उसको जैसे मिनी हार्ट अटैक आ गया था। परम परेशान हो गया। अनाहिता को पूरा झकझोरते हुए बोला, एंजल, क्या हुआ एंजल? आर यू ओके? क्या है इस कागज़ में एंजल? पापा की कोविड रिपोर्ट। पापा कभी कोरोना पॉजिटिव थे ही नहीं। अनाहिता के मुंह से निकले वो चंद शब्द परम पर भी बिजली जैसे गिरे। सूरज यानी परम खुद सदमे में था, पर उसने खुद को संयत किया। इस टाइम पर उसकी एंजल को उसकी ज़रूरत थी, और वो कमज़ोर नहीं पड़ सकता था। उसने अनायता को गले लगा लिया। बुत बनी बैठी अनायता इस समय अपने होश में नहीं थी। नंद चले गए अनु। वो अंदर से पहले ही टूट चुके थे। शारीरिक रूप से उन्हें तोड़ना कोरोना के लिए बहुत मुश्किल नहीं था। घर से जाते हुए उन्हें आखिरी बार बस पीछे से ही देख सकी थी। उनकी बुझी आंखें जो एक पल के लिए पीछे घूमकर मुझसे टकराई थीं। अनगिनत दर्द कहना चाहती थी। वो तकलीफ़ में थे अनु, पर उस तकलीफ़ का कोई इलाज नहीं मिल सका। अनायता के दिमाग में नीलम जी के बताए गए थे अल्फाज आज हथौड़े की तरह बज रहे थे। आखिरी बार उन्हें छू भी नहीं सकी अनु ने। एम्बुलेंस से बॉडी उतारी तक नहीं गई। बस एम्बुलेंस के शीशे से ही नंद के चेहरा देखने मिला, और फिर बिना किसी रस्म रिवाज के नंद दुनिया से विदा हो गए। कितनी चालाकी से उस दौरान चल रही मेडिकल कंडीशंस को इस्तेमाल करके नंद किशोर जी का मर्डर किया गया, ये सोचकर ही उसकी रूह तक कांप रही थी। इधर परम भी एन के अंकल के साथ बिताए खूबसूरत लम्हे और उनकी सिखाई बिजनेस की बारीकियां याद कर रहा था। वो एन के, मेहंदी रत्ता और राम मल्होत्रा के नए बिजनेस आइडिया के दौरान हर समय उन दोनों के साथ था। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद उनकी कंपनी कब की शुरू हो चुकी होती। इस लॉकडाउन ने उससे बहुत कुछ छीन लिया, अपना घर, माँ का प्यार और पापा अंकल का सानिध्य भी। काश उस समय लॉकडाउन नहीं होता। वो कभी अंकल को ऐसे जाने नहीं देता। अपने विचारों के बीच वो कबीर को फ़ोन मिला चुका था। अपने अपने गम के सागर में गोते लगाते हुए परम दीवार से टिककर बैठ गया था, और अनायता उसके सीने पर सिर टिकाए अनवरत आंसू बहा रही थी। परम एक हाथ से उसके बालों में उंगलियां फिरा रहा था और दूसरे हाथ से उसके आंसू पोंछता जा रहा था। थोड़ी ही देर में कबीर एक चपरासी के साथ खड़ा था। कोई और मौका होता तो कबीर उसकी बहुत टांग खिंचाई करता, मगर अभी तो दोनों की दयनीय हालत देखकर वो भी घबरा रहा था। सूरज, लेट्स गो। कबीर के बोलने के बाद ही परम को उसके वहाँ आने का एहसास हुआ। दोनों अपने ख्यालों में इतना डूबे हुए थे कि उन्हें दरवाज़ा खोलने और कबीर के अंदर आने का पता ही नहीं चला था। परम ने उठने की कोशिश की तो अनायता का वजन अपने ऊपर छूटता महसूस किया। कबीर, एंजल बेहोश हो गई है। परम और कबीर दोनों पैनिक हो गए। चपरासी ने पानी लेकर अनायता के मुंह पर छींटे मारे। अनायता होश में आई तो खुद को परम की गोद में देखकर झेंप गई। अरे एंजल, ठीक है ना? अब जो भी बीमारी है हम मिलकर लड़ेंगे। घबराने से काम नहीं चलेगा। चलो अपनी रिपोर्ट्स उठाओ और घर चलो। तुम्हारे इलाज के लिए हमें पैसा भी तो इकट्ठा करना है। कबीर ने चपरासी की तरफ इशारा करते हुए कहा तो परम फौरन समझ गया, और चपरासी की मदद से अनायता को सहारा देते हुए केबिन के बाहर निकाल लिया। इतने बीच आंख बचाकर कबीर ने फोल्डर में कुछ फालतू कागज़ डाले और बंद करके वापस खुली ड्रॉज में रख दिया। अब किसी को भी फोल्डर से कागज़ गायब होने का शक नहीं होगा। कबीर तसल्ली से सीटी बजाता उनके पीछे निकल लिया। ये परम का ही मास्टर प्लान था, जो उसने फ़ोन पर कबीर को समझा दिया था। अगले दिन डॉक्टर अनुपम को अपने केबिन में हुए ड्रामे का पता चला तो सबसे पहले उसने ड्रॉज खोलकर फोल्डर चेक किया। उसे सही सलामत पाकर उसने चैन की सांस ली और फोल्डर को उठाकर एक लॉकर में बंद कर दिया। आखिर वो मेहंदी रत्ता परिवार की तिजोरी की चाबी जो थी। बेचारी धन्नों पर सवार होकर तीनों अनायता के घर की तरफ चल दिए। आगे कबीर, उसके पीछे अनायता और सबसे पीछे परम। अनायता ने बड़ी सहजता से कबीर की कमर में हाथ डाल दिए तो परम अंदर तक जल भुन गया। कबीर के बच्चे, तुझे वो मखीजा वाली गाड़ी लानी थी ना, जब पता था हम तीनों लोग होंगे। कबीर ने छोटे बच्चे की तरह मुंह फुला लिया। स्पीड ब्रेकर्स पर जब बाइक 3-4 बार उछली तो गिरने से बचने के लिए परम को अनायता की कमर में हाथ डालने ही पड़े। अनायता और परम के बीच की असहजता को कबीर भी महसूस कर रहा था, तो उनका ध्यान बटाने के लिए कबीर ने बात करनी शुरू कर दी। वो अनायता, आंटी का फ़ोन आया था मेरे पास। वो तुम्हारे लिए परेशान थी। तुम दोनों के ही फ़ोन उठ नहीं रहे थे तो उन्होंने मुझे कॉल किया था। उन्हें बोला कि तुम हमारे साथ हो और हमारी म्यूज़िक प्रैक्टिस देखने में बिज़ी हो।
अब तुम घर जाकर उसी हिसाब से बात करना, ओके? पर मम्मी के पास तुम्हारा नंबर कहाँ से आया कबीर? अनायता का सवाल तो सही था। वो मैं सुबह धन्नो को घर पहुँचाने गया था तो आंटी से काफ़ी बात हुई थी। तभी मैंने उन्हें अपना और कबीर का नंबर दिया था, जिससे ज़रूरत पड़ने पर वो कॉल कर सकें। परम के जवाब ने अनायता को एक बार फिर परम की दूरदर्शिता का कायल कर दिया। घर पहुंचकर अनायता ने अपने आप को ठीक किया और अपने अंदर चल रहे तूफान को छिपाती हुई मम्मी के गले लग गई। मम्मी, वो गैराज बॉयज़ तो आप ऑसम हैं, गजब का म्यूजिक बजाते हैं। मैं तो उनकी धुन में ऐसी खोई कि टाइम का ध्यान ही नहीं रहा। वो ठीक है बेटा, पर फ़ोन तो अटेंड कर लिया कर। मुझे तेरी फ़िक्र होती है बेटा। अब तेरे अलावा इस दुनिया में मेरा है ही कौन? नीलम जी ने उसे कसकर सीने से भींच लिया। अनायता भी तो इसी सानिध्य के लिए तड़प रही थी। वो भले ही मम्मी को अभी कुछ नहीं बता पा रही थी, पर उसे मन शांत करने के लिए माँ की गोद चाहिए थी। डिनर करके माँ के सोने का इंतजार करते हुए वो आज की सारी घटनाएं आपस में जोड़ रही थी। जिस दिन से अपने देश वापस लौटी है, ज़िंदगी एक रोलर कोस्टर में बदल गई है। एक एक दिन जैसे शादी के समान सा जा रहा है। तभी उसे कागज़ की याद आई, जिसे देखकर वो जैकपॉट चिल्लाई थी। ये कागज़ नैन को दिखाना होगा, उसे पूरा हक है ये सच जानने का। पर अगर नैन भी इस साजिश में शामिल हुआ तो? मैं कल परम से इस बारे में बात करूँगी। परम, पापा आपकी चॉइस हमेशा से बेस्ट है। उसने आसमां की तरफ थम्स अप किया और फिर सारे कागज़ बारीकी से पढ़ने लगी थी। दरवाजे की घंटी बजने से ही कबीर की आंख खुली। परम पहले ही उठ चुका था और शायद बाथरूम में था। गेट खोला तो नव्या को देखकर हैरान रह गया। तू तू कैसे बिन बुलाए मेहमान की तरह टपक गई आज? तुम हटो पीछे, तुम्हें तो फुर्सत नहीं है मुझे कुछ भी बताने की। वो तो परम भाई ने कल फ़ोन करके सब बताया। मेरी भाभी प्रेग्नेंट हैं, ध्रुव भाई की फैमिली ने उन्हें स्वीकार कर लिया और एंजल भाभी इंडिया वापस आ गई हैं। कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं था ना कबीर भाई? नव्या ने अंदर घुसते हुए कबीर की डांट फैला दी। कबीर बोला सा मुंह बनाते हुए, तुझे तो पता है ना नब्बू, कितना बिजी है तेरा भाई। सारा दिन तेरे परम भाई के पीछे हनुमान की तरह ड्यूटी देना कोई छोटा काम तो नहीं। हाँ, और फिर रहा बचा टाइम, मुक्ति भाभी की ड्यूटी भी तो बजानी पड़ती है ना। नव्या ने आंख मारते हुए कहा तो कबीर ने उसका मुंह दबा दिया। ये मरवाएगी, कबीर बड़बड़ाया। परम भाई। परम को देखते ही नव्या भागकर परम के गले लग गई। देखा, मैंने कहा था ना कि एंजल भाभी के आने से पहले मैं आ जाऊंगी। परम ने उसको थम्स अप किया और फिर दोनों भाई बहन को बिठाकर समझाने लगा। देख कबीर, कल एन के अंकल की डेथ का जो काला सच सामने आया है, मैं नीलम आंटी पर अब रिस्क नहीं ले सकता। कल रात मुझे एक पल के लिए भी नींद नहीं आई। फिर सब तरफ दिमाग दौड़ाया तो नव्या की याद सबसे पहले आई। भाई तू बुरा नहीं मानेगा ना अगर मैं नव्या को नीलम आंटी के साथ रहने के लिए मेहंदी रत्ता हाउस भेज दूँ? परम की आंखों में आंसू थे। बहुत प्यार करता है ना तू अपनी एंजल से? कबीर ने उसके आंसू पोंछे और गले लगा लिया। एंजल से भी और एन के अंकल से भी यार। वो मेरे मेंटर थे, उन्होंने मुझे मेरे पैशन को कंटिन्यू करने के लिए बहुत टिप्स दिए थे। परम दिल से एन के अंकल का सम्मान करता था। अनायता जब गैराज पहुंची तो कबीर और परम बहुत परेशान होने का नाटक करते हुए बोले, यार अब मैरी भी यहाँ नहीं है। नव्या यहाँ गैराज में अकेले रहेगी तो बहुत चिंता रहेगी ना इसकी। हाँ यार, अब जवान बहन को कहाँ रखूँ महीने भर के लिए? कबीर ने ड्रामा करते हुए कहा तो अनायता बीच में ही बोल पड़ी, अरे कबीर क्या हुआ, इतना परेशान क्यों हो? और ये नव्या जवान बहन, माजरा क्या है भाई? वो क्या है ना, मेरी बहन है नव्या, इसकी 1 महीने की छुट्टियां हुई हैं और ये छुट्टियां में मेरे साथ ही रहती। मैरी थी तो दोनों साथ में टाइम बिता लेती थी। अब इसको यहाँ अकेले गैराज में रखना बहुत मुश्किल लग रहा है। कबीर लाचारी दिखाता बोला। अरे कबीर, कैसी बात कर रहे हो? नव्या को मैं अपने घर ले जाती हूँ, वैसे भी वहाँ मम्मी सारा दिन अकेली रहती हैं, उन्हें भी कंपनी मिल जाएगी। अनायता खुद कल रात से मम्मी के अकेले रहने को लेकर दुविधा में थी। नव्या को मम्मी के पास छोड़कर अनायता सारे पेपर्स लेकर वापस गैराज आ गई, क्योंकि आज मल्होत्रा अंकल और आर के अंकल यहीं आने वाले थे। अनाहिता जब तक वापस गैराज आई, दोनों अंकल और गौतमी आंटी भी वहां पहुंच चुके थे। राम मल्होत्रा जी ने सभी के सामने नीलम क्रिएशंस की डिटेल्स शेयर की और परम को जल्द से जल्द गैराज समेटने का आदेश दे दिया। ये अपने टुनटुने, गिटार और ड्रम भी देना किसी कबाड़ वाले को। अंकल, आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, ये गलत है। अनायता एकाएक राम जी को समझाने लगी। गौतमी जी और कबीर एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराए और फिर परम को आंखों ही आंखों में छेड़ने लगे। परम शर्मा गया और झेंप मिटाने के लिए बिना बात के ही गैराज का मुआयना करने लगा था। दिस इज़ नॉट फेयर अनु बेटा, तुम्हें मेरे साथ टीम बनानी चाहिए थी। जब एनके और ये खोतेदा पुत्तर एक टीम बना लेते थे तब मैं अक्सर यही बोलता था, आने दो मेरी बेटी को वापस, देखना वो मेरी साइड ही बोलेगी। राम मल्होत्रा छोटे बच्चे की तरह मुंह बनाकर बोले, सॉरी अंकल, बट
मैं हमेशा अपने परम की साइड पर रहूँगी। अनायता के मुँह से निकले चंद शब्द और वहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस पसर गया चंद लम्हों के लिए। राम जी और गौतमी आंखों ही आंखों में बधाई बांट रहे थे। आर.के. जी दिल से इस जोड़ी को आशीर्वाद दे रहे थे। परम एकटक अनायता को देखे जा रहा था और अनायता सबको फ्रीज देखकर समझ पाई कि उसने अभी अभी क्या ब्लंडर कर दिया है। वो मम्मी की कॉल है। बिना बजे फ़ोन को भी कान से लगाकर अनायता कॉल अटेंड करती वहाँ से बाहर निकल ली। कबीर ने हुर्रे कहते हुए डांस करना शुरू कर दिया। अपनी बड़ी धड़कनों को काबू में करके और अपनी फिसली जुबान को 100 बार संभलने की हिदायत देती अनायता 5-7 मिनट बाद वापस अंदर आई और फिर राम मल्होत्रा जी से बाकी की टीम और काम शुरू करने के लिए ज़रूरी बातें डिस्कस करने लगी। अनायता, तुम्हें भाभी जी को भी साथ लाना होगा। नंद की पहली इच्छा यही थी कि नीलम जी का हुनर अब खुलकर सामने आए और वो छुपकर नहीं बल्कि पूरे मान सम्मान से अपने काम संभालें। अनायता भावुक होने लगी। पापा आज होते तो चीज़ें कुछ अलग दिशा में होती। राम जी ने उसे साइड से गले लगाया और उसका माथा चूमते हुए कहा, नंद नहीं है तो क्या हुआ बच्चे, मैं रहूँगा हमेशा तेरी परछाई बनकर। तुझे गिरने और टूटने नहीं दूंगा बच्चे। अनायता फूट फूट कर रोने लगी। गौतमी जी भी पास आ गई और उन्होंने भी एक तरफ से अनायता को संभाल लिया। परम ने गुपचुप उस खूबसूरत लम्हे को अपने फ़ोन में कैद कर लिया। तभी अनायता को याद आया और उसने कल हॉस्पिटल में मिले सारे पेपर्स राम जी के आगे रख दिए। नंद की मेडिकल रिपोर्ट देखकर राम जी गुस्से में मुठ्ठियाँ भींच गए। इतना गहरा षड्यंत्र, मेरा एन की बीमारी से नहीं गया, उसका मर्डर हुआ है, छोड़ूंगा नहीं इन कातिलों को मैं। आर.के. ने मामले की गंभीरता को समझते राम जी को शांत कराया और फिर समझते बोले, हम जोश में होश नहीं खोना है। अनायता बेटा, मैंने एन के सर की पुरानी फैक्ट्री में चल रहे बड़े फ्रॉड की सारी जानकारी सबूत सहित सौंपी थी। वो सब उनके सामान में ही होगा और फाइल तुम्हारे दादाजी की वसीयत की भी थी। हमें अपने सारे सबूत और ठोस कागज इकट्ठे करने होंगे, उसके बाद ही हमारा कोई एक्शन लेना सही रहेगा। आर.के. अंकल की दी जानकारी के बाद यही तय हुआ कि पहले एन.के.जी. का सामान ढूंढा जाए और सारे सबूत और ज़रूरी चीज़ें इकट्ठी की जाएं, उसके बाद ही कोई ठोस एक्शन लेना सही रहेगा। इधर नीलम जी नव्या का साथ पाकर बहुत खुश थी। एक संयुक्त परिवार में रहने के बाद नितांत अकेले दिन काटना उनके लिए सच में मुश्किल काम था। उन दोनों ने साथ में खाना बनाया और बातें करते हुए खाने बैठ गईं। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। नीलम जी ने गेट खोला तो नैन तीर की तरह अंदर घुसते हुए बोला, चाची, आज तो आपके हाथ के खाने की खुशबू बाहर पार्किंग तक फैल गई है। आज ये मोटी घर पर है और अकेले ही सारा खाना लूट रही है। नैन ने नव्या को पीछे से देखा तो अनायता समझकर उसके सिर पे हल्की सी चपत जमा दी। अरे, जब तक नीलम जी टोकती चपत जम चुकी थी और नव्या नैन की तरफ घूम चुकी थी। और मोटी, मेरा फ़ोन क्यों? नव्या की शक्ल देखते ही नैन झेंप गया। ओह, आई एम सॉरी। आप कौन? मतलब मुझे नहीं पता था चाची, सॉरी। आई मीन सॉरी। आपका नाम? नव्या, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। सॉरी नव्या जी। नैन ने सभ्य पुरुष की तरह माफ़ी मांगी। ये अनाहिता के स्कूल की फ्रेंड है, आजकल यहाँ आई हुई है और फैमिली बाहर शिफ्ट हो गई है तो हमारे साथ रह रही है। नैन चौंक गया क्योंकि वो और अनाहिता हमेशा साथ पढ़े थे, तो नव्या का स्कूल फ्रेंड होना उसके गले से उतर नहीं रहा था। पर उसने प्रत्यक्ष में कुछ नहीं कहा। चाची के हाथ का खाना खाने वो रोज़ सबसे छुपकर यहाँ आ रहा था और ये बात अनाहिता को भी नहीं पता थी। आज अनाहिता भी समय से घर आ गई और नैन को वहाँ देखकर हैरान रह गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो नैन? अभी भी कुछ बाकी रह गया है क्या छीनने से? अनाहिता का स्वर कड़वा था। नीलम जी उसे टोकने लगी तो नैन ने रोक दिया। रहने दो चाची, इसे पूरा हक है मुझसे लड़ने का, शिकायतें करने का और चाहे तो पीटने का भी। मुझे खुशी है कि इसने शिकायत की, क्योंकि शिकायत अपनों से ही की जाती है ना। मतलब आज भी तू मुझे अपना मानती है ना? नैन की बात पर अनाहिता ने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। वो समझ नहीं पा रही थी कि नैन पर विश्वास करे या नहीं। वो अपनी उधेड़बुन में थी कि नैन ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। एक बार तो मेरा फ़ोन उठाती। कितना परेशान हूँ मैं तेरे लिए अन्नू। मैं बहुत मजबूर हूँ अन्नू। प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत कर बहन। मैं पहले ही बहुत अकेला हूँ। तू और चाची मुझे अपने से अलग मत करो प्लीज़। 2 मिनट तक वहाँ मौन पसरा रहा। नैन के आंसू अनाहिता का कुर्ता भिगोते रहे और अनाहिता के आंसू नैन की आंसू। अनाहिता को अभी भी नैन पर शक था। उसने नैन से सिर्फ एक मदद मांगी। नहीं, वो मैं खुद देख लूँगी, पर मुझे आज रात बरसाती तक ले चलने का काम तुझे ही करना होगा। तू जान भी मांगेगी ना तो हाजिर है अनु। मुझे जीवन भर अफसोस रहेगा कि मैं चाचा का सगा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैं तेरा सगा भाई होता तो तू मुझ पर विश्वास तो करती। नैन ने उसे फ़ोन पर इन्फॉर्म करने का वादा किया और छुपते छुपाते वहाँ से निकल गया।
रात को सबके सो जाने के बाद नैन ने अनाहिता को मैसेज किया और दोनों ने मिलकर नंद किशोर जी और नीलम जी का सारा सामान अनाहिता के डुप्लेक्स रूम में शिफ्ट कर दिया। नैन अनाहिता को अपना ध्यान रखने और हमेशा साथ निभाने का वादा करके चला गया। अनाहिता पूरी रात जरूरी फाइलें ढूंढकर सबूत इकट्ठे करने में लगी रही। अगले दिन अनाहिता और परम ने सारे पेपर्स मल्होत्रा जी को सौंप दिए। आर के अंकल भी वहाँ मौजूद थे। उन कागजों में आकाश द्वारा किया जा रहा फ्रॉड, अनाहिता के दादाजी की वसीयत जिसमें नंद किशोर जी और ब्रज किशोर जी को बराबर का हक दिया गया था, और फैक्ट्री में पार्टनरशिप के सभी सबूत मौजूद थे। मल्होत्रा अंकल ने एक बार फिर एनके की कोरोना रिपोर्ट देखी और अपने वकील को फ़ोन लगा दिया। शाम तक केस तैयार था। अनाहिता पुलिस और एडवोकेट के साथ मेहंदी रत्ता हाउस की सीढ़ियों पर खड़ी थी। अपने दादाजी के गुरूर और अपने परिवार की विरासत को देखकर एक पल के लिए उसका कलेजा कांप गया। ये क्या करने जा रही हूँ मैं? पापा और दादाजी कभी नहीं चाहते होंगे कि उनकी दहलीज पर पुलिस चढ़े। क्या मैं आज उनका नाम खराब कर रही हूँ? कहीं पापा की आत्मा दुखी तो नहीं होगी ना? अनाहिता, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेटा। आज इस परिस्थिति के बनने में आकाश और ब्रज किशोर जी की सैकड़ों गलतियाँ हैं। घर की दहलीज पर पुलिस का आना किसी को अच्छा नहीं लगता, पर उनके आने का कारण तुम नहीं, वो लोग हैं। इसलिए अफसोस ना करके आगे बढ़ो बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ। राम मल्होत्रा जी ने अनाहिता को पीछे से साध लिया। तभी अनाहिता के दूसरे कंधे पर परम ने हाथ रख दिया। मैं नहीं पापा, हम। मिस्टर आकाश मेहंदी रत्ता, आपके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। इंस्पेक्टर ने घर में घुसते ही घोषणा कर दी। क्या? पर मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? मेरे खिलाफ शिकायत दर्ज किसने कराई? किसकी इतनी हिम्मत हुई जो मेहंदी रत्ता परिवार की ओर आंख उठाकर देख सके? एक साथ आकाश और ब्रज किशोर जी बोलने लगे। मैंने, अनाहिता ने पीछे से घर में दाखिल होते हुए कहा। अनाहिता की शक्ल देखते ही ब्रज किशोर जी ने चिल्लाना शुरू कर दिया। मना किया था एक लड़की को इतना पढ़ाने के लिए, और पढ़ाओ छोरियों को विदेश भेजकर। अपनी पीढ़ियों की साख मिट्टी में मिलाते शर्म नहीं आई तुझे? अब तक दर्शन काका नीलम जी को भी बुला लाए थे। शोभा जी ने आदतन नीलम जी को कोसना शुरू कर दिया। देख ले अपनी लड़की के लक्षण। जिस कलाई पर आज तक राखी बांधती आई थी, उस कलाई पर पहनाने को हथकड़ी लाई है तेरी ये लड़की। आज इसकी जगह मेरी लड़की होती तो जिंदा गाड़ देती। अच्छा ताई जी, घर पर पुलिस लाने और भाई को हथकड़ी लगवाने की इतनी बड़ी सज़ा है आपकी अदालत में, तो फिर किसी का मर्डर करने की भी कोई सज़ा मुकर्रर की है आपने या नहीं? अनाहिता अपने हाथ बांध कर बोली। मर्डर? एक साथ कई लोग बोले। जी ताऊ जी, आकाश भैया और तारा ने मिलकर मेरे पापा का मर्डर किया है। अब आप बताइए, इस खानदान का नाम किसने ख़राब किया है, मैंने या भैया ने? अनाहिता के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। नीलम जी को लगा वो गिर पड़ेंगी। इससे पहले कि वो चक्कर खाकर ज़मीन चूमती, परम ने आगे बढ़कर उन्हें थाम लिया। क्या बकवास करती है लड़की? नंद किशोर कोरोना की वजह से मरा। नंद को मैंने खुद कोरोना में तबीयत बिगड़ने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। मैं खुद उसके डॉक्टर से रोज़ बात करता था। उसके डॉक्टर, क्या नाम था उस भले डॉक्टर का? ब्रज किशोर जी दिमाग पर जोर डालकर बोले। परम ने फ़ोन में फ़ोटो दिखाया। डॉक्टर अनुपम, इन्हीं की बात कर रहे हो ना आप? डॉक्टर अनुपम जेल में सिर पकड़कर बैठे दिख रहे थे। वो अपना अपराध कबूल कर चुके थे। पुलिस स्टेशन में परम ने उसका फ़ोटो लिया था। झूठ है ये सब लड़की। मैंने तुझे जायदाद और बिजनेस से बेदखल क्या कर दिया? तूने मेरे बच्चे पर लांछन लगाने शुरू कर दिए। मेरा आकाश मेरा गुरूर है। ताऊ जी अभी भी सच स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। अनाहिता के इशारे पर वकील साहब ने सारे सबूत, मेडिकल रिपोर्ट, आकाश और तारा के दोषी होने के साक्ष्य और दादाजी की वसीयत ताऊ जी को दिखा दी। ताऊ जी, पहली बात तो मुझे बेदखल करने का हक आपके पास है ही नहीं। दादाजी अपनी वसीयत में सारी जायदाद 2 हिस्सों में बांट गए थे, एक आपका, दूसरा मेरे पापा का, और अपने पापा की वारिस होने के नाते मेरा पूरा हक है उनके हिस्से पर। मगर मुझे लालच नहीं था। अगर आप मांगते तो पापा खुशी खुशी सब कुछ आपको यूं ही सौंप देते। इस मोह माया के लिए उनकी जान लेने की क्या ज़रूरत थी? ब्रज किशोर जी कागज़ देखते देखते वहीं सोफे पर गिर पड़े। हमेशा से उनके मन में मैल नहीं था अनाहिता और नंद किशोर के लिए। बस कुछ पुरानी सोच रखने की वजह से लड़की को इतना पढ़ाने के पक्ष में नहीं थे वो। और जब अनाहिता उनकी मर्जी के खिलाफ पढ़ने के लिए विदेश चली गई तो आकाश ने उनकी नाराज़गी को अपना हथियार बनाकर उन्हें अपने ही भाई के खिलाफ खड़ा कर दिया था। आज वो समझ पा रहे थे कि उनकी एक नासमझी ने उनके बेटे को कातिल बना दिया। जिस नाराज़गी के बीच वो अपने दिल में दबाकर बैठे थे, उसको चापलूसी का पानी लगाकर आकाश ने बड़ा पेड़ बना लिया और उसी की साख पर बैठकर इतना बड़ा पाप कर डाला। मुझे माफ़ कर दे नंद किशोर।
मेरी एक नासमझी तेरी ज़िंदगी पर इतनी भारी पड़ जाएगी मैंने सोचा भी ना था। आज मेरी नफ़रत और गुस्सा पूरे घर की सुख शांति उड़ा ले गई। ना मैं अनायता के इतना खिलाफ होता और ना ही मेरे बच्चे इतने कुकृत्य करने की हिम्मत करते। तू सही था नंदकिशोर। बेहतर शिक्षा ही बच्चों को अच्छा इंसान बनाती है। तूने हमेशा मेरे आकाश को बेहतर शिक्षा के लिए बाहर भेजने की जिद की। क्या पता अच्छी पढ़ाई से ये बेहतर इंसान बन पाता। पढ़ाई की कीमत और लड़कियों की तरक्की दोनों आज मैं जान गया मेरे भाई। आज मैं तेरे विचारों के आगे हार ही गया। बृजकिशोर जी ने आकाश और तारा को पुलिस के साथ जाने का आदेश दे दिया। नहीं पापा, तारा तारा कैसे जा सकती है? वो प्रेग्नेंट है ना। नैन जैसे सोते से जागा। नैन, मेरे पास तुम्हारे लिए भी कुछ है। अनाहिता ने एक रिपोर्ट नैन के आगे भी रख दी जिसमें साफ लिखा था कि तारा कभी माँ नहीं बन सकती है। पेपर्स देखकर नैन तो जड़वत रह गया। तारा को कुछ सूझ ही नहीं रहा था। इतना सब किया था अपना भविष्य सुरक्षित करने के लिए, जेल जाने के लिए नहीं। कुछ तो करना होगा मुझे जिससे मैं आज बच जाऊं। ओह, वो चाकू! एकाएक उसकी नज़र डाइनिंग टेबल पर रखे चाकू पर पड़ गई। उसने झट से चाकू उठाया और पूरी ताकत से नैन के पेट में घुसा दिया। सब्जी काटने वाला चाकू क्या ही कर पाता, लेकिन उसने मारा इतनी ताकत से कि खाल फाड़कर पेट में धंस जरूर गया। नैन! सारे लोग नैन की तरफ भागे। महिला पुलिसकर्मी ने तारा को फौरन दबोच लिया और आकाश तो बृजकिशोर जी के कहते ही सरेंडर हो चुका था। नैन कराहते हुए बोला, तारा तुम मुझसे प्यार। पुलिस की गिरफ्त से खुद को छुड़ाती तारा किसी घायल नागिन की तरह पुकार रही थी। प्यार, माई फुट! छोड़ो मुझे, इसको तो मैं आज जिंदा छोड़ूंगी नहीं। कितनी मेहनत से मैं आज इस मुकाम पर पहुंची थी। पहले इस नैन के बच्चे को प्यार के नाटक में फंसाया। उसके बाद जब ये जल्दी शादी के लिए तैयार नहीं था तो जानबूझकर इसके घर वालों के सामने अपनी लव स्टोरी का भांडा फोड़ा। मुझे लगा था कि इससे शादी होते ही मैं इस मेहदी रत्ता परिवार की सारी प्रॉपर्टी हासिल कर लूँगी, पर नहीं। मुझे तो शादी के बाद पता चला कि इस अनाहिता का बाप वो हर चीज़ पर कब्जा जमाए बैठा था। कहने को बड़े ये मिस्टर बृजकिशोर जी थे, पर हुक्म यहाँ नंदकिशोर जी का चलता था। मैंने नैन को घर वालों के खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की, मगर ये ठहरा बजरबट्टू, चाचू का परम भक्त। इसने मेरी एक नहीं सुनी, उल्टा मुझे ही घर वालों से घुलने मिलने का परम ज्ञान दे डाला। सभी लोग तारा की बातें बहुत ध्यान से सुन रहे थे। पुलिस ने उसके हाथों में हथकड़ी डालकर उसे बंदी बना लिया था, इसलिए उससे डरने की कोई बात की ज़रूरत नहीं थी। फिर अनाहिता को विदेश भेजा गया तो पापा जी और आकाश भैया इस बात से बहुत नाराज़ हो गए। बस मैंने मौके का फ़ायदा उठाया और आकाश भैया के कान भरने शुरू कर दिए। उधर फैक्ट्री में आकाश भैया का किया फ्रॉड भी पकड़ा गया और वो चाचू से और भी ज़्यादा चिढ़ने लगे। जब नीलम चाची को कोरोना पॉजिटिव आया तब मेरे दिमाग में एक ज़बरदस्त प्लान आ गया। मैंने आकाश भैया को भी अपने प्लान में शामिल किया और चाचा की नकली रिपोर्ट तैयार करवा ली। दवाओं के नाम पर हम उन्हें स्लो पॉइजन देने लगे। एक दिन चाचा को हमारी नीयत पर शक हो गया। तभी हमने अनुपम की मदद से पहले उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया और फिर जल्द ही उनका काम तमाम कर दिया। किसी को ना तो शक हुआ और ना ही कोई मुद्दा बना। हमारा प्लान यही था कि अनाहिता के वापस आते ही इसकी शादी करा देंगे और फिर सारी प्रॉपर्टी और काम को 3 बराबर हिस्सों में बांट देंगे। पर इस अनाहिता ने सब गुड़ गोबर कर दिया। तारा गुस्से से आग उगल रही थी। नीलम जी लगातार रोए जा रही थी, पर हम उन्हें संभालने की पूरी कोशिश कर रहा था। शोभा जी और बृजकिशोर जी का सिर शर्म से नीचे झुक गया था। मल्होत्रा जी और आरके अंकल पुलिस वालों के साथ आगे की कार्रवाई कराने चले गए। तारा का बयान वहीं रिकॉर्ड कर लिया गया था। नैन के घाव पर नव्या ने कॉटन रखकर अपना दुपट्टा बांध दिया था। हालांकि घाव गहरा नहीं था, फिर भी अनाहिता की जिद पर परम और अनाहिता उसे लेकर हॉस्पिटल चले गए। नैन की पट्टी डॉक्टर ने अच्छे से करके उसे एक टिटनेस का इंजेक्शन भी दिया और घाव जल्दी सुखाने के लिए ज़रूरी दवाएं लिखकर दे दी। बाहर पार्किंग में परम ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और अनाहिता आगे बैठने ही जा रही थी कि नैन उसके पैरों में गिर गया। मुझे माफ़ कर दे अनु, मेरी एक गलती की वजह से आज चाचू हमारे साथ नहीं है। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। अनु, मैं तेरा और चाची का गुनहगार हूँ। तूने मुझे तारा से दूर रहने की 1000 नसीहतें दी, पर मैं अंधा हो गया था उसके प्यार में। मैं नहीं समझ पाया कि उसके मंसूबे इतने ख़राब हैं। अनु, तू मुझे माफ़ तो कर देगी ना? चाची मुझे माफ़ तो करेंगी ना? एक बार तुम दोनों मुझे माफ़ी दे दो, फिर चाचू से माफ़ी मांगने। नैन कहते कहते बेहोश हो गया। जब तक परम गाड़ी से उतरकर नैन को उठाने आया, वो एक तरफ ढह गया था। अनाहिता और परम उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंच गए। डॉक्टर ने बताया कि नैन पिछले 1 साल से डिप्रेशन से जूझ रहा है और 2 बार सुसाइड करने की कोशिश भी कर चुका है। ये खबर भी किसी सदमे से कम नहीं थी अनाहिता के लिए।
डॉक्टर ने बताया कि अपनी पत्नी की प्रेगनेंसी के बाद से उसका व्यवहार बदला था और वो बच्चे को लेकर काफ़ी खुश भी था। डॉक्टर ने दवाओं के साथ उसकी काउंसलिंग कराने की राय दी और शहर की नामी डॉक्टर का नाम पर्चे पर लिख दिया। अरे ये तो अपनी नव्या है। परम नाम पढ़ते ही खुश होकर बोला, नव्या साइकोलॉजी काउंसलर है। अनाहिता तो उसे कॉलेज स्टूडेंट समझ रही थी। हाँ एंजल, मतलब अनाहिता, नव्या बहुत फेमस काउंसलर है। वो कबीर और मैरी तीनों एक ही अनाथालय में पले बढ़े हैं। कबीर हमारे स्कूल में स्कॉलरशिप पर पढ़ने आया तो पहले दिन से मेरा जिगरी यार बन गया। नव्या और मैरी को वो बहन मानता है और बहुत प्यार करता है। परम ने नैन को गाड़ी की पिछली सीट पर लिटाते हुए बताया। घर वापस आए तो शोभा जी और नीलम जी उन लोगों का इंतजार करते हुए मिली। परम ने वहाँ भी नैन को उसके कमरे तक पहुँचाया और पलंग पर लिटाकर चादर उड़ा दी। एंजल, मतलब अनाहिता, तुम मुझे एंजल ही बोल लो परम। हर बार दोनों नाम लेने से कन्फ्यूज़न होता है। अनाहिता ने एकदम बोल दिया तो परम के गाल गुलाबी से हो गए। ओके एंजल, नैन को अकेले रखना सही नहीं है। तुम इसके पास ही रुको। नीचे आंटी को सारी परिस्थिति बताकर मैं नव्या को बुला लाता हूँ। परम ने नीचे जाकर शोभा जी और नीलम जी को नैन की तबीयत के बारे में बताया और खुद जाकर नव्या को बुला लाया। नव्या ने सारी पुरानी फाइल और पेपर्स चेक किए, अभी की बताई दवाएं भी समझ लीं और फिर अनाहिता को समझाने लगी। नैन को अकेले नहीं रखना है। अभी तो डॉक्टर की दी दवा का असर है तो ये बेहोश है, पर होश में आने पर ये कोई गलत कदम भी उठा सकता है। एक बार इसे होश आ जाए फिर मैं अपने क्लिनिक पर ही इसकी काउंसलिंग शुरू करूँगी। नीलम जी ने रात में नैन के पास रुकने का निश्चय किया। समीर और तुहिना भी बार बार आकर चेक करते रहे। अनाहिता की आंखों से भी नींद कोसों दूर थी। आज पूरे दिन इतना कुछ घटित हुआ था कि कुछ भी सोचने का टाइम नहीं मिला था। अब वो बैठकर दिन भर की घटनाओं को जोड़ रही थी और पापा को याद करके रो रही थी। अगली सुबह अनाहिता काम पर जाने को तैयार हुई थी कि ताऊजी ने उसे बुलावा भेज दिया नीचे आने का। लाडो। अनाहिता की आंखें एक बार फिर भीग गईं। ताऊजी ने सालों बाद लाडो बोला था। मेरी दकियानुसी सोच की वजह से मेरा बहुत नुकसान हो गया है लाडो। अगर मैं नंद किशोर का विजन समझ पाता और नीलम के हुनर की या तेरे काबिलियत की कदर करता तो आज मेरा परिवार आज भी एकजुट और खुशहाल होता। जब मेरे एक के बाद एक करके 3 बेटे हो गए तो समाज ने तेरी ताई और मेरे दिमाग में यही भावना भर दी कि अब तो मेहंदी रत्ता परिवार का दारोमदार मेरे ही कंधों पर है। समाज को भी क्या दोष दूँ। दिल के किसी कोने में मेरा अहम भी इन्हीं बातों पर मूंछों पर ताप देता था। तेरे जन्म के बाद शोभा जी और मैंने नंद किशोर पर एक और बच्चा करने का बहुत जोर बनाया, पर वो तो तुझे ही अपनी विरासत, अपनी धरोहर सौंपना चाहता था। ये बात हम दोनों को बिल्कुल पसंद नहीं थी। 3-3 लड़कों के होते हुए एक लड़की घर की विरासत संभाले, व्यापार आगे बढ़ाए, ऐसे हमारे संस्कार नहीं थे बेटा। इसी वजह से मेरे मन में नंद किशोर के लिए नाराज़गी और तेरे लिए गुस्सा बढ़ता गया। आज सोचता हूँ कि मेरे द्वारा बोए गए इस नफ़रत और घटिया सोच के बीज ने मेरे पूरे परिवार की खुशियाँ और रौनक को निगल लिया। नंद किशोर हमारे बीच नहीं है अब। उससे माफ़ी मांगने तो ऊपर ही जाना होगा, पर उससे पहले मैं अपनी गलतियाँ सुधारना चाहता हूँ। लाडो, तुम और नीलम आज से ही मेहंदी रत्ता कंपनी के बोर्ड मेंबर में शामिल हो। तुम दोनों आज से ऑफिस आओ और आकर नंद किशोर की तरह व्यापार की बागडोर संभालो। ये मेरे नंद किशोर को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सभी की आंखों में आंसू थे। तुहिना ने आगे बढ़कर अनाहिता को संभाला और धरान और नीलम जी एक दूसरे के आंसू पहुँच रहे थे। अनाहिता पूरे परिदृश्य में अपने आत्मबल को खोजती रही। 5 मिनट को तो वहाँ सन्नाटा पसर गया। ताऊ जी, आप मुझे गलत मत समझना, पर अब मैं आपकी कंपनी में काम नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पापा खुद एक नई कंपनी की नींव रख चुके थे, नीलम क्रिएशंस। मैं और मम्मी तो अब उसी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे और पापा की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए अपना आसमां खुद बनाएंगे। बृजकिशोर जी का सिर नीचे झुक गया। वो तो अब अनाहिता को रोकने का अधिकार भी खो चुके थे, पर फिर भी उन्होंने आखिरी कोशिश की। बेटा, मैं तुम्हें आदेश देने का अधिकार खो चुका हूँ, पर एक विनती करना चाहूँगा। आकाश जेल में है और नैन की मानसिक स्थिति तो तुम समझ ही रही हो। क्या तुम नैन के सही होने तक सारा कारोबार संभालने में मेरी मदद करोगी? उन्हें उम्मीद थी कि परिस्थितियों को समझकर शायद अनाहिता अपने पारिवारिक काम की जिम्मेदारी ले ही लेगी। नहीं ताऊ जी, अब ये टेम्परेरी इंतज़ाम करने से कुछ नहीं होगा। अब आपको पुख्ता इंतज़ाम ही करने होंगे। मैं तो आपको यही राय दूंगी कि आप धरा भाभी और तुहिना को अपने व्यापार में शामिल कीजिए। अनाहिता दोनों भाभियों को देखकर मुस्कुराती हुई बोली। हमारी बहुएं? ताई जी और ताऊ जी दोनों एक साथ बोले। जी ताऊ जी,
अब समय आ गया है कि भाभियों की पढ़ाई और हुनर का भी सही इस्तेमाल हो। और फिर आप प्रायश्चित करना चाहते हैं ना, तो समझ लीजिए कि यही आपका प्रायश्चित है और पापा को आपकी सच्ची श्रद्धांजलि भी। अनायता ने कहा तो ताऊजी ने उसे गले से लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उसे अपनी मूक सहमति दे दी। 2 महीने हो गए थे आकाश को जेल गए। जीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा था। ब्रजकिशोर जी ने धरा और तुहिना को भी ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया था। समीर और तुहिना टेक्निकल पार्ट संभालते थे, जबकि धरा वहाँ मैन्युफैक्चरिंग का काम देखती थी। गृहस्थी संभालने के हुनर को वो यहाँ बखूबी इस्तेमाल कर रही थी। ब्रजकिशोर जी अपने अनुभवों और सुपरविजन में आगे सप्लाई और अन्य जिम्मेदारियां देख रहे थे। नीलम क्रिएशंस भी बहुत तेज़ी से पॉपुलर हो रहा था। नीलम जी की डिजाइनिंग की समझ और मल्होत्रा अंकल के अनुभवों के साथ अनाहिता और परम के नए विचार मिलकर धूम मचा रहे थे। इस समय अनाहिता और परम एक नए प्रोजेक्ट के लिए दूसरे शहर जाने की तैयारी कर रहे थे। ये प्रोजेक्ट मिलना उनकी कंपनी के लिए बहुत ज़रूरी था, पर परम कुछ सुस्त था। उसका ध्यान आज काम में लग ही नहीं रहा था। मीटिंग के बीच में होकर भी वो जैसे कहीं खोया हुआ था। परम, परम, परम। अनाहिता की तेज आवाज़ से वो जैसे सोते से जागा। हाँ, कुछ कह रही थी तुम एंजल? पूरी टीम के सामने भी परम अनाहिता को एंजल ही बुलाता था। परम, कहाँ खोए हो तुम? यतीश और आर के अंकल तुमसे बार बार कुछ पूछ रहे हैं, पर तुम शायद यहाँ सो रहे हो। अनाहिता को काम में ढिलाई बर्दाश्त नहीं थी। सॉरी, परम ने गर्दन झुकाकर धीरे से कहा और मुंह घुमाकर बैठ गया। अनाहिता उसका मूड इतना ऑफ देखकर हैरान थी। हमेशा चहकता हुआ और जोश जुनून से भरा परम आज कुछ ज़्यादा ही बुझा हुआ था। अनाहिता ने मीटिंग डिसमिस की और सबके बाहर जाने के बाद परम की चेयर अपनी ओर घुमा ली। गालों पर लुढ़कते गुपचुप आंसू देखकर अनाहिता का दिल कराहने लगा। परम, अनाहिता ने जैसे छोटे से बच्चे को प्यार से बुलाया। हाँ एंजल। परम उसकी गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। अनाहिता को तो समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है, पर फिर भी बिना कुछ बोले वो परम के बालों में उंगलियां फैलाती रही और उसे प्यार से चुप कराने लगी। ओके बाबा, अब तो बताओ बात क्या है? अब तुम मुझे डरा रहे हो परम। हुआ क्या है? क्या अंकल ने कुछ कहा है? तुम्हें कोई तकलीफ़ है क्या परम? कुछ तो बोलो परम। अनाहिता की कोशिशें उसका रोना बढ़ाती जा रही थीं। परम ने रोते रोते अनाहिता की कमर में शिकंजा कस लिया था। उसका चेहरा अनाहिता के पेट में घुस गया था। परम की सांसें अनाहिता की स्किन से टकरा रही थीं, जिससे उसे गुदगुदी महसूस होने लगी। परम की नज़दीकी का एहसास होते ही अनाहिता के गाल एकदम लाल पड़ गए। उसके हाथ अपने आप रुक गए और वो बिना बात के ही अपने बाल पीछे करने लगी। एंजल, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बहुत कोशिश की अपने म्यूज़िक को खुद से दूर रखने की, पर मैं फ़ेल हो रहा हूँ एंजल। मुझे लगता है कि मेरी धड़कनें मुझसे दूर हो गई हैं। मेरा संगीत मेरी दिल की धड़कन है, मेरी सांसों की रिदम है। अगर मैंने अपने आप को म्यूज़िक से दूर किया तो मैं सबसे दूर चला जाऊँगा एंजल। प्लीज़ एंजल, मुझे बचा लो। मैं कहीं जा रहा हूँ एंजल, तुम सबसे दूर, एक अंधेरे कुएं में। परम बड़बड़ाते हुए वहीं सो गया। अनाहिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस हालत में वो किससे मदद मांगे? तभी कॉन्फ्रेंस रूम का गेट खुला और कबीर एकदम घुसते ही वापस जाने लगा। ओह, आई एम सॉरी लवर्स। कबीर, अनाहिता ने उसे आवाज़ लगाकर वापस बुलाया और उसकी मदद से परम को उठाकर साइड में रखे सोफे पर लिटाया। कबीर कुछ शर्माता हुआ बोला, मुझे लगा था तुम लोग रोमांस कर रहे हो, इसलिए वापस लौट रहा था। सेट अप कबीर, और मुझे बताओ कि बात क्या है? परम इतना परेशान क्यों है? अनाहिता अपने गालों पर छाई लालिमा को छुपाती हुई बोली। अबे यार, वो 15 दिन बाद हमारा एनुअल म्यूजिक कंसर्ट है ना, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए हमें दिन रात प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पर अब परम यहाँ ऑफिस में बिजी है। ध्रुव और मैरी तो किसी भी टाइम आने को तैयार हैं, पर परम टाइम नहीं निकाल पा रहा है। उसने अंकल से भी बात की, पर अंकल ने उसे पूरा ध्यान बिजनेस में लगाने को बोल दिया। कबीर ने डरते डरते बताया। इतना डर डर के क्यों बोल रहे हो अनाहिता? वो तुम एकदम परम की तरह डांटती हो ना, इसलिए डर लगता है, कबीर ने कहा तो अनाहिता हंस गई। ओके छोटे बेबी, अब से नहीं डांटूंगी, पर तुम परम का ध्यान रखो। मैं राम अंकल से बात करके आती हूँ। मुझे लग रहा है कि स्ट्रेस की वजह से परम रात भर सोया नहीं है। अनाहिता राम अंकल के केबिन की तरफ बढ़ गई और कबीर परम के जूते उतारकर उसकी टाई ढीली करने लगा। अनाहिता राम मल्होत्रा जी के केबिन में पहुंची तो वो हमेशा की तरह फाइलों में उलझे मिले। अनाहिता को देखते ही रामजी ने उसे बिठाया और लैपटॉप पर एक प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू कर दी। अनाहिता को प्रेजेंटेशन में जो भी गलतियां लगीं उसने अपनी राय दी। रामजी उसकी पारखी नज़र के कायल हो गए। वाह बेटा, तुम्हारा विजन एकदम एनके जैसा है। कभी कभी तुम्हारा काम देखना हो तो लगता है कि जैसे एनके ने बनाया है।
जी अंकल, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही बिजनेस और मैनेजमेंट में था, तो पापा मुझसे बचपन से ही बिजनेस की बारीकियां और तौर तरीके डिस्कस करते रहते थे। अनाहिता भी पापा का जिक्र सुनकर थोड़ा भावुक हो गई। मैं तो एनके का शुक्र मनाता हूँ कि वो ब्रजकिशोर जी के दबाव में नहीं आया, वरना तेरे ताऊजी ने तो तेरे जैसे कोहिनूर को वापस कोयला बनाने की ठान ही ली थी। राम जी का मन ब्रजकिशोर जी का नाम आते ही कसैला हो गया। हो जाता है अंकल कभी कभी। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि सोसाइटी के बने बनाए नियमों से ऊपर है इंसान की ख्वाहिश और पसंद। ताऊजी के हिसाब से लड़कियां सिर्फ चौके चूल्हे और घर गृहस्थी संभाल सकती थी, तो उन्होंने उसी सोच को सर्वोपरि रखा। वही गलती आप भी तो कर रहे हैं ना अंकल। अनाहिता के शब्द सुनकर राम जी भड़क गए। कैसी बात कर दी आपने बेटा जी। मैंने कभी मुक्ति पर कोई भी बंधन या रोक टोक नहीं लगाई। उसका सपना था इंटरनेशनल ड्रामा और आर्ट्स की पढ़ाई करने का। मैंने उसे वर्ल्ड के बेस्ट कॉलेज में पढ़ने भेजा है। राम जी की आंखों में बेटी की काबिलियत की चमक थी। वही तो कह रही हूँ मैं अंकल आपसे। आप बुरा मत मानना, पर जब मुक्ति को अपने सपने जीने का हक है तो मेरे परम को क्यों नहीं। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि म्यूजिक परम की धड़कन है। अगर आप उसे म्यूजिक से जबरन अलग करेंगे ना अंकल, तो आप परम को खो देंगे। बोलते हुए अनायता पूरा कांप रही थी। परम का जो हाल उसने आज देखा था वह उसकी हेल्थ और फ्यूचर को लेकर बहुत अपसेट थी। अनाहिता, राम जी का बस यही रिएक्शन था पूरी बात खत्म होने के बाद। अंकल, मुझे पता है कि आप उसके फ्यूचर को लेकर, उसके कैरियर को लेकर चिंतित हो, पर यकीन मानिए, जैसे लड़कियां घर से बाहर निकलकर बहुत कुछ कर सकती हैं, वैसे ही लड़के भी बिजनेस और नौकरी के अलावा बहुत से क्षेत्रों में अपना नाम और कैरियर दोनों कमा सकते हैं। आज लड़के डांसर भी बन रहे हैं और शेफ भी। म्यूजिक में तो हमेशा से ही लड़के अपना नाम कमाते आ रहे हैं। जब इतने लोग पहले से ही इतना कुछ कर रहे हैं तो परम क्यों नहीं अंकल। वो म्यूजिक के बिना नहीं जी सकता अंकल। म्यूजिक उसकी धड़कन है, उसकी आत्मा है, उसकी सांसों की रिदम है म्यूजिक। प्लीज़ अंकल, लेट हिम गो। अनायता खुद भी आंसुओं से भीग रही थी। राम मल्होत्रा जी खुद थरथरा रहे थे। आज उनके सामने पहली बार किसी ने परम का पक्ष इतनी गहराई से रखा था। पिछली बार जब उनकी और परम की म्यूजिक को लेकर बहस हुई थी तो परम घर छोड़कर चला गया था। गौतमी जी तभी से हार्ट पेशेंट हो गई। इस बार परम माँ को लेकर भी इतना सतर्क है कि उसे पता है कि उसका एक भी विरोध माँ के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। मल्होत्रा जी ने अनायता को पानी पिलाया और परम से बात करने का वायदा किया। मल्होत्रा जी शाम को घर पहुंचे तो बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। गौतमी जी ने उन्हें पानी दिया तो वो उसे चाय की तरह सिप करके पीने लगे। राम, ये क्या कर रहे हैं आप। पानी को चाय की तरह कौन पीता है भला। ओह। राम जी एक बार गौतमी की आंखों में झांका, फिर धीमे से बोले, गौतमी, सच सच बताना, क्या मैं ब्रजकिशोर जी जैसा दकियानुसी और संकीर्ण विचारों वाला आदमी हूँ। क्या मैं अपने बच्चों पर अपनी जिद थोप रहा हूँ। क्या मेरे बच्चे भी मुझसे दूर हो जाएंगे एक दिन। नहीं। गौतमी जी कुछ कहती उससे पहले ही राम मल्होत्रा खुद चीख पड़े। परम, परम, मेरा बेटा परम, अपने पापा के पास आजा बच्चे। राम जी की आवाज़ सुनकर परम भागता हुआ नीचे आया और गौतमी जी से पूछने लगा, क्या हुआ मम्मी। सही कह रही थी अनायता, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो रहा है। देखा तुमने गौतमी, इसे आवाज़ मैंने लगाई मगर इसने आकर सवाल तुमसे पूछा। मैंने परम को खो दिया है गौतमी। राम जी किसी टीवी सीरियल की अबला माँ की तरह व्यवहार कर रहे थे। पापा, आप बिल्कुल टिपिकल टीवी वाली माँ जैसा बिहेव कर रहे हो। हुआ क्या है। परम ने आंखें घुमाते हुए पूछा। परम, मेरे बच्चे, तू मुझसे नाराज़ तो नहीं है ना। राम जी उसे सीने से लगाकर बोले, नहीं पापा। बहुत मध्यम स्वर में परम का जवाब आया। राम जी उसके गाल सहलाने लगे। बच्चे, आज अनायता ने मेरी आंखें खोल दी। उसने मुझे एहसास कराया कि तेरी ज़्यादा फिक्र करके तुझ पर जुल्म कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, तू अपना पूरा ध्यान लगाकर कंसर्ट की तैयारी कर। बिजनेस संभालने के लिए मैं और अनायता बेटा हैं। राम जी के शब्द परम को किसी सपने जैसे लग रहे थे। आप ठीक तो हो ना पापा। परम को विश्वास नहीं हो रहा था राम जी की बात पर। हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। और अब तू भी ठीक हो जा। स्टेज पर जाएगा तो ऐसे लुटा-पुटा सा थोड़े ना दिखना है। अपनी सेहत पर, अपने म्यूजिक पर और अपनी तैयारियों पर ध्यान दे बेटा। इन शॉर्ट, जा परम जा, तू जी ले अपनी ज़िंदगी। राम जी ने परम को किसी फिल्मी सीन की तरह अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते हुए कहा। परम ने चहकते हुए पापा और मम्मी को गले लगाया और फिर अपने दोस्तों को ग्रुप मैसेज डाल दिया। आधे घंटे में कबीर की गैराज पर मिलते हैं। कुछ सेकंड में ही सबके रिप्लाई आ गए। परम अपनी बाइक पर कबीर की गैराज की ओर बढ़ गया। तभी उसे एक और ज़रूरी काम याद आ गया और उसने बाइक दाईं की जगह बाईं तरफ मोड़ दी। अनाहिता को अपने पूल साइड वाले दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी तो वो थोड़ा सहम गई। रात के 10 बजे कौन उस गेट पर होगा। तारा वाले कांड के बाद से अनाहिता को भी घर में थोड़ा डर लगने लगा था। कौन है इतनी रात गए।
अनाहिता की आवाज़ में ज़बरदस्त कंपन था। एकाएक दरवाज़ा खुल गया और अनाहिता को अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हुआ। वो रात को पूल साइड वाला गेट लॉक करना भूल गई थी। ये भूल उसकी ज़िंदगी की आखिरी भूल भी बन सकती थी। अब तक आगंतुक कमरे में प्रवेश कर चुका था। परम! अनाहिता भागकर उसके गले लग गई। एंजल! 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 परम अनाहिता का चेहरा देखने के लिए उसे अपने से अलग कर रहा था, पर अनाहिता उसकी शर्ट छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर परम को शरारत सूझी। मुझे नहीं पता था कि मेरी बाहों में आने के लिए तुम इतना तड़प रही थी, एंजल। परम, बहुत गंदे हो आप। अनाहिता शर्माकर परम से अलग हो गई और उसकी तरफ पीठ घुमाकर खड़ी हो गई। अरे, अब फिर तुमने अपना चेहरा छिपा लिया, एंजल। प्लीज़ एक बार मेरी तरफ घूमो ना, मैं तुम्हें देखने आया हूँ। बहुत मन कर रहा था बस एक बार तुम्हें देखने का। परम की मनोहार अनाहिता के दिल को गुदगुदी कर रही थी। वो धीमे से परम की तरफ घूमी तो परम ने आगे बढ़कर अनाहिता का चेहरा अपनी हथेलियों में भर लिया। एंजल, थैंक यू। मुँह से भले ही परम सिर्फ यही 2 शब्द बोल सका था, पर उसकी आँखें अनाहिता की आँखों से लगातार बातें कर रही थीं। अनगिनत सपने, अनगिनत वादे, अनगिनत ख्वाहिशें एक दूसरे से बाँटे जा रहे थे। दोनों कुछ ऐसी हालत में थे जहाँ अपनी भावनाएँ जताने के लिए शब्दों की नहीं, स्पर्श की ज़ुबान काम कर रही थी। अपने सारे एहसास अनाहिता से आँखों ही आँखों में बाँट लेने के बाद परम की नज़रें अनाहिता के होठों पर जाकर ठहर गईं। उसको अपने खुद के होठ सूखते से लगे। अनाहिता भी उसकी नज़र का पीछा करते हुए उसके भाव समझ रही थी। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं और परम के हाथ कसकर थाम लिए, जैसे 2 गुलाब आपस में छू गए हों, जैसे लंबे इंतजार के बाद अब जाकर पपीहे की प्यास आज बुझी हो, जैसे किसी ने एक साथ वीणा के सारे तार झंकृत कर दिए हों। दोनों की सांसें जैसे किसी बहुत सुंदर राग पर थिरक रही हों। यहाँ कोई वासना, छलावा या बचपना नहीं था। यहाँ तो प्रेम की सबसे खूबसूरत इबारत लिखी जा रही थी। थोड़ी देर तक मन के सारे ज्वार भाटे शांत हो जाने के बाद परम ने अनाहिता के माथे पर एक छोटा सा चुंबन अंकित किया और फिर उस पर अपना माथा टिका दिया। दोनों पसीने भीग गए थे। दोनों की सांसें हारमोनियम की धुकनी जैसी तेज तेज चल रही थीं। दोनों ने आंखें बंद कर रखी थीं, पर दोनों एक दूसरे के चेहरे की कानों को छू रही वो मुस्कान महसूस कर रहे थे। एंजल, परम धीरे से फुसफुसाया। अनाहिता ने उसी पोजीशन में खड़े हुए जवाब दिया। यू नो ना हाउ मच आई लव यू। परम ने बहुत हल्के से अनाहिता के कान में बोला तो अनाहिता के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने धीमे से हाँ में सिर हिलाया और फिर से परम की बाहों में छुप गई। कुछ और पल एक दूसरे के सानिध्य को आत्मसात कर लेने के बाद अनाहिता ने पूछ ही लिया, अब कैसे रहूँगी तुमसे दूर इस बिजनेस ट्रिप पर परम? बहुत याद आएगी तुम्हारी। परम भी जवाब नहीं दे पाया। उसका गला भी कुछ फंसा महसूस करने लगा। पिछले कुछ महीनों से एक दूसरे के साथ की इतनी आदत हो गई थी कि कल से अलग हो जाने का एहसास दोनों को तड़पा रहा था। फिर अनाहिता को लगा कि ये इमोशनल होने का वक्त नहीं है, इसलिए उसने खुद को परम से अलग किया और उसके गाल पर हाथ रखकर उसे समझाने लगी। आई नो यू आर द रॉक स्टार। तुम यहाँ पूरा ध्यान लगाकर अपना म्यूज़िक बनाना और मैं वहाँ बढ़िया सी डील बनाऊँगी। फिर जब हम 10 दिन बाद मिलेंगे तो एक दूसरे की उपलब्धियाँ साथ में सेलिब्रेट करेंगे। परम भी अनाहिता की बात से सहमत था। एक दूसरे की याद में दुखी नहीं होना है, बल्कि एक दूसरे की याद को अपने सबसे बड़ी ताकत बनाना है। यस रॉक स्टार, अनाहिता ने उसके बाल बिगाड़ते हुए कहा तो परम ने एक छोटी सी किस और अनाहिता के गाल पर जड़ दी और बाय कहकर भाग गया। अगली सुबह अनाहिता को विदा करने के लिए राम मल्होत्रा जी, गौतमी जी और नीलम जी सभी मौजूद थे। परम बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। कल कुछ तो बदल गया था उन दोनों के बीच। कल तक जो दिल बस एक दूसरे को देखकर ही तसल्ली पा जाते थे, वो आज एक दूसरे को देखकर और ज़्यादा बेचैन हो उठे थे। परम अनाहिता के साथ 2 मिनट अकेले में बिताने का बहाना ढूंढ रहा था और अनाहिता उसके हर इशारे को नज़रअंदाज करके मल्होत्रा अंकल और आर.के. अंकल के साथ डिस्कशन में बिजी थी। अचानक परम को याद आया कि वहाँ दी जाने वाली प्रेजेंटेशन उसके लैपटॉप में कैद है। उसने बहुत प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मिस अनाहिता, आपकी प्रेजेंटेशन मेरे पास है। प्लीज़ आप एक बार आकर चेक कर लीजिए और फिर पेन ड्राइव में सेव भी कर लीजिए। बिना अनाहिता का जवाब सुने परम अपने केबिन में घुस गया। अनाहिता को सभी बड़ों के सामने परम के पीछे पीछे उसके केबिन में जाने में बहुत शर्म आ रही थी। कल रात की एक शरारत ने उन दोनों के बीच की कहानी बदल दी थी। वो घबराए कदमों से परम के पीछे पीछे चली गई तो नीलम जी और गौतमी जी ठहाके लगाकर हंसने लगीं। उनकी अनुभवी आंखें दोनों के बीच बदले समीकरण बखूबी समझ रही थीं। कौन सी सीक्रेट बात पर आप दोनों आपस में हंसे जा रही हैं? हमें बता दीजिए, हम भी थोड़ा खुश हो लेंगे। राम जी मुस्कुराते हुए पूछने लगे।
है एक सीक्रेट बात, बाद में बताती हूँ। बाकी अभी के लिए बस इतना समझ लीजिए कि जल्द ही घर में शहनाई बजने वाली है। गौतमी शरारत मुस्कान के साथ बोली तो रामजी धीरे से उनके कान में बोले, तुमने भी वही नोटिस किया जो मैंने? गौतमी जी ने अदा से हामी भरी। इधर अनायता के केबिन में घुसते ही परम ने केबिन का डोर अंदर से लॉक कर लिया और अनायता को वहीं दीवार पर अपने दोनों हाथों के बीच सैंडविच कर लिया। अनायता की धड़कनें गले तक सुनाई देने लगीं। परम, क्या परम, मुझे सुबह से नज़रअंदाज कर रही हो ना तुम? सब समझता हूँ मैं। इतने सारे दिनों के लिए मुझे छोड़कर जाने में मज़ा आ रहा है ना तुम्हें? परम की पलकें भीग गईं अनाहिता के चेहरे को निहारते निहारते। तुम सच में बहुत ड्रामा किंग हो परम। तुम्हें पता है ना कि ये प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के लिए कितना ज़रूरी है, और जितना ज़रूरी ये प्रोजेक्ट है हमारे लिए, उतना ही ज़रूरी तुम्हारा कंसर्न में विनर बनना भी है। तुम यहाँ मन लगाकर प्रैक्टिस करो और मैं वहाँ प्रोजेक्ट को हासिल करने में अपनी जान लगा दूँगी, और कोशिश करूँगी तुम्हारे कंसर्ट से पहले वहाँ काम ख़त्म करके मैं वापस आ जाऊँ। अनाहिता परम के चेहरे को हथेलियों में भरकर सहलाते हुए समझा रही थी। प्रॉमिस? परम ने भी एकदम छोटे बच्चे की तरह मासूमियत से पूछा। पक्का वाला प्रॉमिस, कहकर अनायता ने परम को एक झटपट वाली किस दी और केबिन से बाहर भाग गई। तभी उसे याद आया कि प्रेजेंटेशन वाली फाइल तो लेनी ही रह गई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो परम ने अपनी हथेली अनायता की तरफ बढ़ा दी। मैंने ऑलरेडी सब कुछ ट्रांसफ़र कर दिया था। अनायता ने जैसे ही पेन ड्राइव उठाने के लिए परम का हाथ पकड़ा, परम ने उसे कसकर बाहों में भर लिया। परम प्लीज़ जाने दो ना मुझे बाहर, सभी बड़े लोग इंतज़ार कर रहे हैं। एंजल प्लीज़ मुझे थोड़ी देर और तुम्हारी खुशबू महसूस करने दो। इस लंबी जुदाई में ये खूबसूरत पल ही जीने की वजह बनने वाले हैं। परम ने अपना चेहरा अनायता के खुले बालों में छिपाते हुए कहा। अनायता और आर के अंकल प्रोजेक्ट के काम से निकल चुके थे। राम जी, गौतमी जी और नीलम जी ने परम को भी अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहा और कबीर के घर भेज दिया। तीनों बड़े लोग अनायता के लौटने पर बड़ा धमाका करने की योजना बनाने लगे। अनायता के जाने के बाद परम ने खुद को पूरी तरह प्रैक्टिस में डुबो दिया। कबीर, ध्रुव और मैरी भी अपना बेस्ट दे रहे थे। ये तीनों दोस्त मिलकर मैरी की सेहत और खाने पीने का भी पूरा ध्यान रख रहे थे। सबके बीच रहकर भी परम खुद को बहुत अकेलापन महसूस कर रहा था। वहाँ अनायता भी फुर्सत मिलते ही परम को फ़ोन कर लेती थी। दोनों सारे दिन के किस्से शेयर करते। कभी अगर परम प्रैक्टिस में होता तो अनायता को वीडियो कॉल लगा लेता। वो परम का गाना सुनती और उसकी आवाज़ में खुद को खोता हुआ महसूस करती। आज ध्रुव जल्दी चला गया। मैरी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट था। कबीर और परम कॉफ़ी लेकर बैठ गए और अपने पुराने दिन याद करने लगे। उनकी दोस्ती की शुरुआत, फिर म्यूजिक से उनका जुड़ाव, ध्रुव, मैरी और नव्या से दोस्ती, फिर याद आ गया अपना बचपन वाला अड्डा। यार बहुत टाइम हो गया है अपने अड्डे पर गए हुए। चल ना कबीर, आज चलते हैं। परम के प्रस्ताव पर यूँ तो कबीर फ़ौरन तैयार हो गया, पर फिर उसे याद आया कि मुक्ति की कॉल आने का टाइम हो रहा है। उसने बहाना बनाते हुए कहा, यार मैं चलता, पर ये गाड़ी आज रात तक रिपेयर करनी ही है, तो मैं आज नहीं चल पाऊँगा। परम ने कबीर की हेल्प करनी चाहिए तो कबीर घबरा गया। अरे नहीं यार, तू जा, मैं किसी और दिन तेरे साथ चल लूँगा। परम अकेला ही अड्डे की तरफ बढ़ गया। नाथाश्रम के पीछे से एक छोटा और संकरा रास्ता था जिससे होकर एक छोटी सी पहाड़ी पर पहुँचते थे वो लोग। वो पहाड़ी ही उनका सीक्रेट अड्डा था। उन 5 दोस्तों के अलावा वहाँ आज तक कोई नहीं गया था। परम बचपन की कई शरारतें और किस्से याद करता हुआ पहाड़ी के टॉप पर पहुँचा तो वहाँ पहले से एक बैठे जोड़े को देखकर हैरान रह गया। हमारे अड्डे पर ये नया कौन आने लगा? उसे बहुत अजीब लगा, पर यह पहाड़ी किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी तो थी नहीं, यहाँ कोई भी आ सकता था। परम वापस लौटने को पलटा ही था कि उसका फ़ोन बज गया। उसके फ़ोन की रिंग सुनकर वो जोड़ा भी एकदम सतर्क हो गया और पलटकर परम को देखने लगा। परम तुम? दोनों प्यार के पंछी एक साथ बोले। और परम? वो तो कभी उन दोनों को तो कभी अपने फ़ोन की स्क्रीन को देख रहा था। वो समझ ही नहीं पा रहा था कि पहले ये ज़रूरी कॉल अटेंड करे या पहले इस प्रेमी जोड़े की ढंग से खबर ले। फ्रेंड्स, अब तक इस सीरीज़ में 2 ऐसे पड़ाव आए हैं जिसमें हमें लगा था कि हम कहानी का एंड कर सकते हैं, पर हमें लगा कि शायद आपको भी अभी परम और अनाहिता की लव स्टोरी के बारे में पढ़ना अच्छा लगेगा। तो हमारे इस डिसीज़न के बारे में आपकी क्या राय है? क्या हमें इस लव स्टोरी को और आगे बढ़ाना चाहिए, या फिर हमें अब तक कहानी का एंड कर देना चाहिए था? और फ्रेंड्स, क्या आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये प्रेमी जोड़ा कौन हो सकता है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आ रही हो तो उसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी सीरीज़ सुनने को मिलती रहें। फ्रेंड्स, जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट्स करते हैं, अपने व्यूज़ देते हैं, तो उससे हमारा मोटिवेशन होता है। तो
प्लीज़ ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको ज़रूर करें, जिससे कि हम इसी तरीके की कहानियाँ लाने के लिए मोटिवेट होते रहें। थैंक यू। पर हमने 2 सेकंड सोचने के बाद अपने फ़ोन की स्क्रीन उस प्रेमी जोड़े की तरफ घुमा दी। एंजल के साथ अनाहिता का फ़ोटो भी साफ दिख रहा था। प्लीज़ परम, अभी अन्नू को कुछ मत बताना, उसे वापस आ जाने दो, मैं खुद नव्या को उससे मिलाने वाला हूँ। नैन लगभग परम के पैरों में गिरता हुआ बोला। पर एंजल से सच छिपाना मेरे लिए मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है मेरे भाई। परम बहुत फिल्मी अंदाज में बोला तो नैन और नव्या साथ में हंसने लगे। ही, क्या दांत फाड़ रहे हो दोनों? तुम दोनों इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाए हुए हो? कब से चल रहा है ये सब नव्या? कबीर को पता है उसकी बहन कौन सी काउंसलिंग में बिजी है आजकल? और नैन तुमने मेरी बहन के साथ प्यार की पींगें बढ़ाकर। परम गुस्से का नाटक करता हुआ बोला। क्या तुम्हारी बहन बहन है और मेरी बहन एंजल? नैन भी उसका मजाक अच्छे से समझ गया। एंजल का नाम सुनते ही परम को याद आया कि अनाहिता की मिस्ड कॉल हो गई है। उसने फ़ौरन अनाहिता को कॉल किया और नैन नव्या को लेकर एक तरफ छुप गया। हे एंजल, व्हाट्सअप? पूछो मत परम, आज तो तुम्हारी वाली प्यारी सी झप्पी की सख्त ज़रूरत लग रही है। बहुत थक गई हूँ आज। अनायता तो परम को अकेला समझ रही थी, इसलिए बिंदास बोले जा रही थी और परम परम शर्म से लाल हुए जा रहा था। नव्या और नैन इशारों में उसकी मजाक बना रहे थे और परम फ़ोन जल्दी रखने की असफल कोशिश करने में लगा हुआ था। एंजल, मैं करता हूँ थोड़ी देर में कॉल। परम ने फ़ोन काटना चाहा। ऐसी भी क्या जल्दी है परम, मुझे दिखाओ ना वो हंसी वादियाँ जहाँ तुम मुझे कंसर्ट के बाद लेकर जाने वाले हो, जहाँ बस तुम और मैं होंगे और ऊपर होगा वो तारों से भरा खूबसूरत आसमां। परम, अपना आसमां है ना? परम ने अपना सिर पीट लिया। नैन और नव्या बिना आवाज़ के हंसे जा रहे थे और परम मन ही मन अपनी खैर मना रहा था। अनाहिता, मुझे एक ज़रूरी कॉल आ रही है, मैं करता हूँ तुम्हें वापस से कॉल। परम ने जल्दी से फ़ोन काट दिया और नैन और नव्या ठहाके लगाने लगे। नव्या ने अपने फ़ोन पर परम का ये स्पेशल मोमेंट रिकॉर्ड कर लिया था। वो परम को फ़ोन की स्क्रीन दिखाकर चिढ़ाने लगी और परम फ़ोन छीनने के लिए उसके पीछे भागने लगा। थोड़ी देर मटर गश्ती करने के बाद तीनों थक कर वहीं बैठ गए। परम दोनों को फिर से एकटक देखने लगा और फिर पूछा, तो कब से शुरू है ये सब? नव्या परम की बात पर शर्मा गई। नैन ने बताना शुरू किया। तुम्हें तो पता ही है परम कि उस वाक़ये के बाद मैं लगभग बिल्कुल टूट गया था। डॉक्टर के कहने पर मैंने नव्या से काउंसलिंग की सिटिंग लेनी शुरू की, तो समझ ही नहीं पाया कि कब मैं पूरी तरह इसके ऊपर निर्भर होता चला गया। जिस दिन अपॉइंटमेंट नहीं होता इसके ख्यालों में खोया रहता, जिस दिन का अपॉइंटमेंट होता इससे मिलने की आस लगाकर पूरे दिन जोश से भरा रहता, फिर वापस आकर उस 1 घंटे के सेशन को बार बार याद करता रहता था। बीच में पापा बीमार पड़ गए और समीर ने मुझे ऑफिस ज्वाइन करने को कहा, तो मुझे भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ। ऑफिस जाना शुरू किया तो काम में कुछ ऐसा उलझा कि 10-12 दिन तक इससे कोई कांटेक्ट भी नहीं रहा। फिर क्या था, मैडम दंदनाते हुए पहले घर और फिर ऑफिस में पहुंच गई। मेरे अनप्रोफेशनल बिहेवियर के लिए मुझे भाषण देना शुरू कर दिया। औरों की नज़र में एक डॉक्टर अपने पेशेंट पर चिल्ला रही थी, पर मुझे मुझे तो उस टाइम बस उस तरफ भी बराबर की आग नज़र आ रही थी। फिर दूसरे दिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले और फिर उसके बाद से रोज़ मिलने लगे। नैन ने नव्या का हाथ अपने हाथ में ले रखा था। परम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। भले ही वो आज अपने गुस्से पर काबू कर गया था, पर उसके हिसाब से नव्या का नैन के साथ इतना जुड़ाव किसी भी रूप में सही नहीं था। ब्रज किशोर जी और शोभा जी की छवि जो उसके मन में बनी हुई थी, अपनी बहन को उन लोगों के बीच रहने देने की इजाज़त वो कभी नहीं देने वाला था। सभी लोग वेंडिंग में तैयार हो रहे थे, पर परम का मन बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। अनाहिता ने वादा किया था कंसर्ट से पहले पहुंचने का, पर अभी तक उसका कोई नामो निशान नहीं था वहाँ। वैसे तो कल ही आने वाली थी, पर उन लोगों को डील फाइनल करने के बाद की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने में टाइम लग गया था। अनाहिता ने आज सुबह जल्दी चल देने का वादा किया था, पर अब उसका फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। एक बार और कॉल ट्राई करके परम गुस्से से उठा और फ़ोन ज़मीन पर मारने को हुआ। शांत मेरे शेर, शांत। अभी तो गुस्से में फ़ोन तोड़ देगा तो तेरी एंजल का फ़ोन किस पे आएगा? परम को कबीर की बात सही लगी। उसने फ़ोन छोड़कर कबीर को गर्दन से दबोच लिया। फिर ठीक है, फ़ोन रहने देते हैं। तेरा ये खूबसूरत मुंह तोड़ना बेहतर रहेगा, है ना? ध्रुव, ये तो वैसे भी किसी काम का नहीं है, क्यों? कबीर अपनी जान छुड़ाने लगा और ध्रुव मेरी हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी वेंडी के दरवाजे पर दस्तक हुई और परम ने भागकर गेट खोला। एंजल, नव्या, नैन वहाँ साथ में खड़े थे। परम ने उन्हें जबरदस्ती की मुस्कान दी और अंदर बुला लिया। नैन परम के व्यवहार को समझ रहा था। उसने किसी दिन फुर्सत में परम से बात करने का निश्चय किया। कबीर का जायका भी नैन को देखते ही बिगड़ गया। नवू, तू काउंसलिंग छोड़कर बेबी सिटिंग कब से करने लगी? भाई बहुत रूड था ये मजाक। नव्या ने कबीर को डपट दिया। बाय द वे, वो मजाक नहीं था, कबीर ने सीरियस टोन में कहा तो नव्या हेल्प के लिए ध्रुव और मैरी की तरफ देखने लगी।
उन दोनों ने हाथ खड़े कर दिए। कबीर और परम नव्या को लेकर बहुत पजेसिव थे और नैन के परिवार की जो छवि उन दोनों के दिमाग में बन गई थी, उसके साथ नैन और नव्या की राहें आसान तो बिल्कुल नहीं थीं। उनके ग्रुप का नाम अनाउंस हुआ तो वो चारों स्टेज की तरफ बढ़ गए। ग्रुप के परिचय के बाद कबीर ने अपना ड्रम संभाला और ध्रुव ने इलेक्ट्रिक गिटार। मैरी की बोर्ड के साथ एक सुरक्षित जगह पर बैठ गई थी और परम भी गिटार के साथ वहाँ तैयार खड़ा था। अभी उनका गाना शुरू होने ही जा रहा था कि भीड़ के बीच बहुत तेज हलचल हुई। एक लड़की सिक्योरिटी तोड़कर स्टेज की तरफ भाग रही थी। सिक्योरिटी वाले उसे रोकने के लिए उसके पीछे थे। वो अपनी जान छुड़ाती भागकर परम के पास पहुंच गई और कसकर उसे गले लग गई। मिस्ड यू सो मच द रॉक स्टार। अनाहिता के ये शब्द परम के लिए एनर्जी बूस्टर थे। उसने अनाहिता को वहीं गोद में उठा लिया और पूरा घुमा दिया। कबीर और ध्रुव ने सिक्योरिटी को समझाकर वापस भेज दिया। एंजल, परम ने कुछ कहना चाहा। आई लव यू मिस्टर परम मल्होत्रा, विल यू मैरी मी रॉक स्टार। परम का तो मुंह खुला का खुला रह गया। अनाहिता ने झट से उसके गाल पर एक किस किया और स्टेज के पीछे उतर गई। राम मल्होत्रा जी, गौतमी जी और नीलम जी वहाँ पहले से ही मौजूद थे। दरअसल अनाहिता सुबह समय से चलकर कंसर्ट से पहले परम के पास पहुंचने वाली थी, पर घर के इन 3 बुजुर्ग सदस्यों ने अनाहिता को पहले घर बुला लिया और अनाहिता के सामने परम से शादी का प्रस्ताव रख दिया। उनका अनुभव यही कह रहा था कि अब इन दोनों को दूर रखना बहुत मुश्किल काम है। अनाहिता सोच में डूब गई। अभी नीलम क्रिएशंस बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। उसे यहाँ बहुत ज़्यादा टाइम और ध्यान देने की ज़रूरत थी। उधर परम भी अब अपने म्यूज़िक कैरियर पर ध्यान लगा था। ऐसे में शादी करके कहीं वो लोग फंस तो नहीं जाएंगे? कहीं उनके बीच का प्यार झगड़ों और शिकायतों में तब्दील हो गया तो फिर वो कैसे एक दूसरे को मनाएंगे? वो एक दूसरे को ठीक से समय दे भी पाएंगे या नहीं? अनायिका की दुविधा समझकर नीलम जी उसे अकेले में ले गई और प्यार से समझाने लगी। बेटा, तुम्हारा सोचना अपनी जगह सही है, पर हमारे नज़रिए को भी समझने की कोशिश करो। पिछले कुछ महीनों से तुम दोनों सुबह से शाम तक साथ रहते थे, पर अब मंजिलें अलग हो जाने से तुम्हारा मिलना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तुम यहाँ बिजनेस में गिरती जाओगी और परम म्यूजिक में बिजी हो जाएगा। ऐसे में तुम दोनों को हर दिन मिलना भी बहुत मुश्किल होने लगेगा। शादी से एक सुविधा ये रहेगी कि दिन भर भले ही तुम एक दूसरे के लिए समय ना निकाल पाओ, पर आखिर में तो एक छत के नीचे आना ही है। इससे तुम दोनों अपने काम पर भी ध्यान दे पाओगे और अपने रिश्ते पर भी। पर मम्मी, मैं आपको अकेले छोड़कर, अनाहिता का असली डर तो यही था। अरे बेटा, अब वहाँ सभी लोग हैं और अब चीज़ें बदल भी गई हैं। सबसे बड़ी बात, हम लोग रोज़ ऑफिस में तो मिलेंगे ही ना। तू मेरी चिंता छोड़ और बहुत सोच समझ कर ही इस बारे में डिसीजन ले। अनाहिता ने तो अपना मन बना लिया था। अब बारी परम की थी। अभी तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था। आज रात वो लोग पहाड़ी पर जाने वाले थे। परम बस उसी समय का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। कंसर्ट जीतने के बाद बड़े लोग तो उनके बैंड को बधाई देकर घर लौट गए, पर यंगस्टर्स पूरे जोश से भरे हुए थे। सारे मिलकर देर रात तक जश्न मनाते रहे। नैन की उपस्थिति परम और कबीर के लिए असहनीय हो रही थी, पर अनाहिता की फीलिंग्स को समझते हुए दोनों ही उसे इग्नोर कर रहे थे। सुबह 4 बजे तक वो लोग साथ में हंसी मजाक और मस्ती करते रहे। मैरी और ध्रुव तो समय से घर लौट गए थे। अब नैन ने भी अनाहिता से घर वापस चलने को कहा। अन्नू, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए। पापा के जागने का टाइम होने वाला है, नैन बोलते हुए सकचा रहा था। परम उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था और नैन अंदर से बहुत डर रहा था। हाँ यार, लेट्स गो। अनायता हाथ झाड़कर खड़ी हो गई तो परम ने पीछे से उसकी बाँह पकड़ ली। परम प्लीज़, अनायता धीरे से रिक्वेस्ट की। एंजल यू प्लीज़, परम ने उससे भी धीमी आवाज़ में कहा तो अनाहिता दुविधा में पड़ गई। नैन ने परिस्थिति को संभाला। ओके गाइस, यू कैरी ऑन, घर पर मैं संभाल लूँगा। परम ने नैन को थैंक यू बोला और अनाहिता का हाथ थामकर वहाँ से निकल गया। परम की अपनी कार की जगह वहाँ एक खूबसूरत विंटेज ओपन रूफ कार उन दोनों की राह देख रही थी। अनाहिता कार की खूबसूरती पर ही निहाल हो रही थी। परम ने पीछे से उसके कान में फुसफुसाया, तो एंजल, क्या तुम हमारी पहली डेट के लिए तैयार हो? अनाहिता ने शर्माते हुए हाँ कहा और परम ने फौरन कार का दरवाज़ा अनाहिता के लिए खोल दिया। सुबह की शुद्ध और ताज़ी हवा, चिड़ियों का चहचहाना और परम का साथ, अनाहिता जैसे कोई खूबसूरत सपना जी रही थी। संकीर्ण सड़क पार करके परम ने गाड़ी पहाड़ी के ऊपर ले जाकर रोक दी। सुबह के उगते सूरज की खूबसूरत रोशनी अनाहिता को नया जोश, नई उमंग दे रही थी। चारों तरफ का जायजा लेने के बाद परम ने अनाहिता को वहीं एक साफ पत्थर पर बैठा दिया और ऊपर आसमान की तरफ देखने का इशारा किया। अनाहिता तो फुदककर परम के गले लग गई। एक छोटा सा एयरक्राफ्ट अपने धुएं से आसमान में लिख रहा था, मैरी मी एंजल। अनाहिता की आंखों में खुशी के आंसू थे।
रात से अभी तक परम ने उसके मैरिज प्रपोजल पर कोई बात नहीं की थी। वो सोच रही थी कि शायद परम अभी शादी के लिए तैयार नहीं है, पर यहाँ परम ने तो खुद ही उसे प्रपोज करने का इंतज़ाम कर रखा था। अनायता अभी अपने इमोशंस संभाल ही रही थी कि परम ने उसे पीछे से बाहों में भर लिया। पता है, पिछले 5-7 दिनों से बस यही था दिमाग में कि सीधा शादी की बात सुनकर कहीं तुम नाराज़ ना हो जाओ। फिर तुम्हें मनाने के 1000 तरीके सोच रहा था, पर नहीं पता था कि आग दोनों तरफ बराबर लगी है। परम ने अपनी गर्दन अनायता के कंधे पर टिका रखी थी। अच्छा, फिर ठीक है, समझ लो कि मैं तुम्हारे मैरिज प्रपोजल से खुश नहीं हूँ और नाराज़ होकर यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम उन 1000 तरीक़ों में से बेस्ट वाले तरीके से मुझे मनाओ। अनायता झूठ मूठ कर नाराज़ होकर परम से दूर जाने लगी। परम ने अनायता को एक झटके से खींचा और अपनी बाहों के घेरे में कैद कर लिया। अनायता के गाल सुर्ख होने लगे। उसने शर्माकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना चेहरा परम के सीने में छुपा लिया। परम ने अनायता का चेहरा अपनी हथेलियों में भरा और ज़बरदस्ती उसे अपनी ओर उठा लिया। उसके बाल कानों के पीछे लॉक करते हुए बहुत धीरे से उसके कान में बोला, मैंने सोचे तो बहुत तरीके एंजल, पर ये वाला मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। अनायता को कुछ बोलने का मौका ही नहीं मिला। परम उसके होठ बंद कर चुका था। 10 दिन की जुदाई, फिर आज हुए दोनों की तरफ से मैरिज प्रपोजल, एक दूसरे पर भरोसा, जीवन भर साथ निभाने का वादा और इरादा, सब कुछ इसी माध्यम से बांटा जा रहा था। सांस लेने के लिए जब दोनों अलग हुए तो परम ने अनायता के माथे पर एक छोटी सी मोहर लगाकर अपने अभी लिखे गए आजीवन अनुबंध को सील कर दिया। परम कबीर के घर पहुंचा तो कबीर खुद भी हैरान परेशान बाहर गैराज में टहल रहा था। नैन ने परम को फ़ोन करके यहीं आने को कहा था। वो खुद भी थोड़ी देर में पहुंचने वाला था। क्या बात करना चाहता है ये नैन हम दोनों से? उसे अपना मुंह टूट जाने का जरा भी डर नहीं है? कबीर परम के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं, इतना सा भी नहीं भाई, नैन ने अंदर घुसते हुए कहा तो कबीर ने आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ लिया। मेरे पास एंजल नाम का ट्रम्प कार्ड है मेरे भाई। नैन ने तिरछी मुस्कान फेंककर स्टाइल से कहा तो कबीर डरकर एकदम पीछे हट गया। परम ने नैन को साफ साफ कह दिया, देखो नैन, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर तुम्हारी फैमिली पर मैं ट्रस्ट नहीं कर पाऊँगा। पहली बात तो उनकी दकियानूसी सोच की है और दूसरी बात नव्या कहाँ से ताल्लुक़ रखती है तुम बखूबी जानते हो। नैन, परम, मैं नव्या के साथ कोई टाइम पास नहीं कर रहा हूँ। तारा के दिए घावों ने मुझे तो इंसान की परख सिखाई ही है, पर मेरे साथ मेरे परिवार, मेरे मम्मी पापा की सोच को भी बदल दिया है। तुम्हें तो पता ही है कि धरा भाभी और तोइना भी अब ऑफिस जाने लगे हैं। और रही बात नव्या के ताल्लुक़ की, तो अब से नव्या का ताल्लुक़ मुझसे है और मेरा उससे। ये फिल्मी बातें छोड़ भाई, नव्या के बचपन और ताल्लुक़ के बारे में जानने के बाद भी क्या तेरी फैमिली उसे वही सम्मान और वही प्यार और इज्जत देगी जो और बहुओं को देती है? कबीर गुस्से से भड़कते हुए बोला। मैं गारंटी लेता हूँ नव्या को कभी भी अपने ताल्लुक़ या बचपन की वजह से शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। अपने जीवित रहने तक मैं हमेशा नव्या की ढाल बनूंगा और उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। नैन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय देखकर परम ने उसे गले लगा लिया। वाह, रिश्ता पक्का हो गया तो कुछ मीठा हो जाए। कबीर ने चॉकलेट निकालकर दोनों के मुंह में रख दी। पर एक बात समझ नहीं आई, अनायता नैन की बहन है और नव्या को तू बहन मानता है। अब तुम दोनों ही एक दूसरे के साले भी हो गए और जीजा भी, तो फिर तुम में से जीजा बन के रूठेगा कौन? कबीर ने जैसे ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या पकड़ ली थी। तू और कौन? परम ने बड़ी अदा से कबीर को आंख मारकर जवाब दिया। हाँ, ये भी सही है। वाट परम भाई, तू क्या बोल रहा है? मैं समझा नहीं। कबीर परम की बात का मतलब समझ आते ही हड़बड़ा गया। अच्छा, समझा नहीं तो क्या टाइम पास कर रहा है तू मेरी मुक्ति के साथ? बोल। अब परम मुक्का बनाकर कबीर को डराने लगा। तू जानता था परम? कबीर जैसे अपने आप से सवाल कर रहा था। तू जानता था परम? कब से? कबीर जैसे परम से नहीं, खुद अपने आप से पूछ रहा था। पहले दिन से तो नहीं, पर हाँ, काफ़ी जल्दी पता चल गया था। मैं बहुत खुश हो गया था यार, पर एक बात की नाराज़गी भी रही। कहने को तो तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है, पर अपनी लव स्टोरी बताने की कोशिश एक बार भी नहीं की तूने। मैं आज तक तेरा सामने से आकर बताने का इंतज़ार कर रहा था, पर आज मेरा सब्र टूट ही गया और मैंने खुद ही पहल कर दी। परम ने कबीर से शिकायत की। मेरे भाई, मैं डरता था कि तू मुझे गलत समझेगा। वो होता है ना, एक ब्रो कोड। तेरी बहन के साथ इश्क करने की गलती कर बैठा मैं, तो उससे दूर रहने का लगा, क्योंकि अपनी मोहब्बत की कीमत तेरी दोस्ती से नहीं चुकाना था भाई। पर मुक्ति से जितना दूर जाता था, अपने आप को उसकी तरफ उतना ही ज़्यादा खिंचा हुआ महसूस करता था। वो होती है ना चुंबकीय शक्ति, बस वही समझ ले। फिर एक खूबसूरत दिन हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमी हुई और उसे सुलझाते सुलझाते हम दोनों ने ही प्यार का इजहार कर दिया।
मैं उसी दिन से तुझे सब सच बताना चाहता था, पर डरता था कि कहीं मुझ अनाथ। कबीर बात पूरी नहीं कर पाया। कबीर, आज ये शब्द आ गया तेरे मुंह पे, दोबारा मत कहना। भूल गया कि तुझे मैंने खुद गोद ले रखा है। परम ने कहा तो नैन ठहाके लगाने लगा। फिर तो कबीर तुम्हारा बेटा हुआ ना परम। ये सही है यार। कबीर और परम भी नैन की बात पर हंसने लगे। जल्दी ही परम और अनाहिता की शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मुक्ति भी 1 महीने में अपना कोर्स खत्म करके आने वाली थी। उसके आने के बाद ही सभी कार्यक्रम रखे गए थे। नैन और नव्या की प्रेम कहानी सुनकर घर वालों ने उनकी शादी भी साथ में ही रखने का निश्चय किया, क्योंकि नैन और तारा के तलाक की कार्रवाई पूरी होने ही वाली थी। परम और अनाहिता को अब रोज़ मिलने का टाइम नहीं मिलता था, फिर भी दोनों जतन करके समय निकाल ही लेते थे। सब कुछ बढ़िया चल रहा था। तोहिना ने भी सबको खुशखबरी दे दी थी, बस धरा ही अकेले रह गई थी। वो वैसे तो बिजनेस में काफ़ी व्यस्त रहती थी, पर अक्सर जेल जाकर आकाश से मिलती रहती थी। आकाश को अपने किए का बहुत पछतावा था और वो वहाँ रहकर अपनी गलती का प्रायश्चित कर रहा था। 5 साल बाद रात के 2 बजे नीलम जी की फ़ोन बजने से आँख खुली। माँ, अनाहिता को लेकर हॉस्पिटल जा रहे हैं। नीलम जी ने भी घर में सबको खबर की और शोभा जी और धरा के साथ खुद भी हॉस्पिटल के लिए निकलनी। तोहिना और नव्या तो खुद बच्चों वाली थी, इसलिए उन दोनों को समीर के साथ घर पर छोड़कर नैन के साथ तीनों हॉस्पिटल जा रही थी। जब तक वो लोग ऑपरेशन थिएटर के बाहर पहुंचे, बच्चे के रोने की आवाज़ कॉरिडोर में गूंजने लगी थी। सिस्टर ने बाहर आकर बधाई दी। बधाई हो, लड़की हुई है। गौतमी जी ने फ़ौरन सबको लड्डू खिलाने शुरू कर दिए। अभी सारे लोग एक दूसरे को बधाई दे ही रहे थे कि परम बच्ची को लेकर बाहर आ गया। कहने को वो नव्या और मुक्ति दोनों के बच्चों को कई बार गोद में उठा चुका था, पर आज जैसी भावनाएं कभी नहीं उमड़ी थी उसके दिल में। मेरी गुड़िया, मेरी परी और मेरे और एंजल की परछाई, हमारे प्यार की निशानी। परम शायद उसे ऐसे ही एकटक देखता रहता, पर सब बारी बारी बच्ची को देखकर उसे बधाइयाँ देने लगे। माँ ने परम के मुंह में लड्डू रख दिया। बधाई हो बच्चे। नामकरण के दिन मल्होत्रा मैंशन को बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया गया था। नव्या और नैन अपने जुड़वा बच्चों नंद और नमन के साथ रात में ही आ गए थे। मुक्ति किसी सीरियल की शूटिंग में व्यस्त थी और वो और कबीर अपनी बेटी अनाया के साथ आज आने वाले थे, इसलिए बहन के सारे शगुन नव्या ही निभा रही थी। इधर तोहिना अपनी समायरा को तैयार करने के लिए उसके पीछे भाग रही थी और धरा अपने दोनों बच्चों के कपड़े फाइनल कराने में बिजी थी। शोभा जी और नीलम जी एक बार फिर छोचक का सामान चेक कर रही थी। ब्रजकिशोर जी अपने सिल्क के कुर्ते की सिलवटें ठीक करते आए और उन दोनों को सामान चेक करते देख भावुक हो गए। आज नंद होता तो। तीनों बड़े लोगों ने अपनी भीगी पलकें पोंछी और सामान गाड़ी में रखवाने लगे। धरा बहू, आकाश क्या सीधा वहीं पहुंचेगा? शोभा जी ने पूछा तो धरा ने हंसकर बताया, मम्मी जी वो तो रात से वहीं पर हैं, मिठाई के डिब्बे और मेहमानों को दिए जाने वाले तोहफे पैक करा रहे हैं। आकाश को उसके बेहतर आचरण और अनाहिता की अर्जी के चलते 4 साल में ही जेल से रिहाई मिल गई थी। बिजनेस से तो उसका मन उचट गया था और जेल में रहकर उसे कुकिंग का बहुत शौक सवार हो गया था। उसने सुधार गृह में चल रहे कुकिंग कोर्स ज्वाइन किए और वहाँ पर एक अच्छा कुक बन गया। बाहर आने के बाद उसने रेस्टोरेंट खोलने की इच्छा जताई तो ब्रजकिशोर जी ने उसे पूरा सपोर्ट किया। बेटी शक्ति के साथ वो आज 2 रेस्टोरेंट चला रहा है और बेटा पृथ्वी माँ धरा के साथ बिजनेस में हेल्प कर रहा है। आज नामकरण में खाना बनने और मेहमानों के गिफ्ट वगैरह की जिम्मेदारी आकाश ने अपने ऊपर ले रखी है। आज सभी लोग खुश हैं, सभी ने अपने अपने आसमां खुद हासिल कर लिए हैं। सेरेमनी शुरू हुई तो परम ने राम जी की गोद में परी को डाल दिया। पापा, इसका नाम आप रखेंगे। राम जी ने परी को कुछ पल के लिए निहारा और फिर नाम अनाउंस कर दिया, नंदिनी। सभी लोग ताली बजाने लगे और राम जी आसमान की ओर देखते हुए मुस्कुराए और धीरे से बुदबुदाए, मेरे नंद की नंदिनी। दोस्तों, आज ये सीरीज़ समाप्त हो गई। आप सभी ने इसे नियमित पढ़कर और समय समय पर कमेंट करके जो मेरा हौसला अफजाई की है, उसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। जल्द ही हाजिर होंगे हम नई सीरीज़ लेकर। अगर आपको ये पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली इसी तरीके की न्यू स्टोरीज़ मिल सकें। धन्यवाद।